पहले देखिए, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के विषय में है। तो आपको सबसे पहले मैं एक कहानी सुनाऊंगी और आपको कहानी जो है सोचना है और बस कल्पना करते जाना है। यकीन मानिए, ऐसा पहले करके देखिए, उसके बाद मुझे बोलिएगा कि फायदा हुआ या नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी और आपको कल्पना करना है कि वो स्टोरी आप जी रहे हैं। तो जैसे कि एग्जाम्पल देती हूँ मैं। तो मान लीजिए आप जब 1 साल के थे तब आप 1 क्लास में थे। 2 साल के हुए तो दूसरे क्लास में पढ़ने लगे। इसी तरीके से 12 साल के हुए तो 12वीं क्लास में पढ़ने लगे। इसी तरीके से ग्रेजुएशन करते करते आपका 15 साल हो गया। आप हाथ से जोड़ कर देख लीजिए, 12 12 हो गया। 3 साल लगते हैं ग्रेजुएशन करने में, यानी कि आप 15 साल के हो गए। तो 15 साल के आपका ग्रेजुएशन खत्म हो गया। जब आपका ग्रेजुएशन खत्म हो गया तो आप पे प्रेशर आ गया कि आपको नौकरी करना है, लेकिन सरकार जो है नौकरी देने के लिए रेडी नहीं है। तो आप क्या किए, 15 साल की उम्र में, यानी धारा 15 की बात कर रही हूँ मैं, 15 साल की उम्र में आप ईंट और खपड़ा के जो फैक्ट्री होते हैं वहां पे काम करना आपने स्टार्ट कर दिया। मतलब भट्टी जिसे कहते हैं ना, जहाँ पे ईंट और खपड़ा बनता है। आई होप आपको पता होगा। तो आप जो है 15 साल की उम्र में ईंट और भट्टा के शॉप नहीं, भट्टे में काम करने लगे। ठीक है, क्योंकि आप ग्रेजुएट हो गए लेकिन आपको सरकार ने नौकरी नहीं दी। तो आप 15 साल की उम्र में ईंट और खपड़ा का अ, जो भट्टा है उसमें काम करने लगे। तो आपने, जैसे जैसे मैं एक एक कहानी बढ़ाऊंगी उसी तरीके से आपको धारा भी बढ़ाते जाना है। तो 15 साल के थे आप, ईंट भट्टा में जो काम कर रहे थे, तो आपका हाथ गंदा हो गया। ठीक है, तो गंदा हो गया तो दूसरे स्टेप में चलते हैं, यानी कि धारा 16 में। तो आप बढ़ते बढ़ते चले गए एक बांध के पास। बांध में गए और वहां पे अपने हाथ धोने लगे। तो ये कल्पना करना कोई हार्ड बात नहीं है कि आप ईंट भट्टा में काम कर रहे थे, ईंट बनाने में तो मिट्टी लग गया हाथ में, तो हाथ धोने के लिए आप कहाँ गए हैं, बांध में गए हैं। तो सबसे पहले पहला वाला मैं बता देती हूँ, ईंट और खपड़ा में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इसमें दिया हुआ है रैयत के विषय में दिया है कि वो अपनी जोत में ईंट और खपड़ा बनाने संबंधी अधिकार रखता है। इस तरीके से 15 नंबर आर्टिकल आपको याद हो जाएगा। 16वां में क्या है कि हाथ धोने गए, और मछली भी मैंने क्यों बनाया, क्योंकि बांध में मछली होते हैं, आपको पता ही है। तो देखिए, अपनी जोत में बांध इत्यादि बनाने एवं मछली तथा अन्य उत्पाद के उपयोग संबंधित रैयत का अधिकार दिया हुआ है धारा 16 में। तो 16 हो गया। अब ठीक है, आपने ईंट बनाकर हाथ धोया, उसके बाद आपने सोचा कि चलो थोड़ा आराम करते हैं। तो आराम करने के लिए आप पेड़ के नीचे लेट गए। तो एक स्टेप क्या था, ईंट भट्टा में काम कर रहे थे। दूसरा स्टेप में आपको कहाँ जाना है, बांध के पास जाना है। तीसरा स्टेप में आपके पेड़ के पास जाना है, क्योंकि आपको पेड़ के पास आराम करना है। तो पेड़ से क्या रिलेशन है यहाँ पे एसपीटी एक्ट का, तो ये धारा 17 है। तो 15 से एक बढ़ाएंगे 16, 16 से एक बढ़ाएंगे तो 17। 17 में क्या दिया हुआ है, अपनी निजी जोत के वृक्षों पर रैयत का अधिकार है। अपनी निजी जोत के वृक्षों पर किसका अधिकार है, रैयत का अधिकार है। ये धारा 17 में है। उसके बाद चलिए आप बुक भी खोल के रखिए, और धारा 17 जब मैंने बताया तो पूरा पढ़ लीजिए, यहाँ पे मैंने शॉर्टकट में लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ कि आप जो है आइंस्टीन की तरह पेड़ के पास लेटे हुए थे, उसी समय आपके सिर पे गिर गया क्या, सेब गिर गया। तो सेब गिर गया तो आपको एक आइडिया आया, आपके दिमाग की बत्ती खुल गई, और आपको दिमाग आया कि हम 18 साल के हो जाएंगे तो घर बनाएंगे। आप मन में कल्पना करने लगे कि जब मैं 18 साल का हो जाऊंगा तो मैं अपना घर बनाऊंगा। तो ठीक है, 18 साल के आप हो गए। तो तो 18 साल के हुए और आपने एक घर बना लिया। तो घर क्यों क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि रैयत के विषय में दिया है कि भवन निर्माण संबंधी रैयत का अधिकार, ये आर्टिकल 18 में दिया हुआ है। तो इस तरीके से अभी हमने 4 स्टेप ही चला है। पहला 15 ईंट बना रहे थे, फिर हाथ धोने गए, आराम करने के लिए पेड़ पे लेटे, तब आपका दिमाग खुला कि 18 साल में मुझे घर बनाना है। तो 18 साल में भी बहुत सारे लोग जो होते हैं वो वयस्क हो जाते हैं, तब वो अपना घर बनाने के सोचते हैं। उसके बाद देखिए, आप अपने घर बना लिए, ठीक है, आप अपने घर बना लिए 18 साल में। अब 19वां साल जैसे ही आपको चढ़ा तो क्या हुआ,
जब जैसे ही आप 19 साल के हुए, आपके भाई से आपकी लड़ाई हो गई और आपके जोत का विभाजन हो गया। 18 साल में आपने घर बनाया और 19 साल में आपने जो है अपने खेत का बंटवारा कर लिया। आपने अपने भाई को बोल दिया, जाओ ये तुम्हारा ज़मीन है और तुम अपना लगान खुद दो, ये मेरा ज़मीन है मैं अपना लगान खुद दूँगा, क्योंकि आप 18 के बाद आज़ाद हो गए। तो इसका आर्टिकल 19 इसका क्या तात्पर्य हुआ कि जोत का विभाजन तथा लगान का वितरण, जोत का विभाजन तथा लगान का वितरण। ये लगातार वाला था तो ये यहीं पे समाप्त होता है। 1, 2, 3, 4 और 5 आर्टिकल हमने देख लिया। अब देखिए तक याद कर लिया है, ईंट भट्टा, बांध, उसके बाद पेड़ के आराम कर रहे थे हम, उसके बाद 18 साल में भवन बनाया हमने और उसके 19वें साल में क्या हुआ, विभाजन और लगान संबंधी। अब देखिए आर्टिकल मैं याद कराऊंगी 11। 11 आर्टिकल में क्या दिया हुआ है, ग्राम प्रधान की पुरस्कार निधि। तो पुरस्कार निधि पूरा आर्टिकल पढ़ के सुना देती हूँ ताकि इजीली आपको याद हो जाए। तो ग्राम प्रधान जो है मूल रैयतों तथा रैयतों पर लगाए गए तथा वसूले गए सभी जुर्माने प्रधानों के पुरस्कार निधि में जमा किए जाएंगे तथा इससे व्यय उपायुक्त द्वारा नियमों के अनुसार किया जाएगा। तो आर्टिकल 11 में पुरस्कार से संबंधित प्रावधान है। तो आईपीएल अगर आप देखते होंगे, जो कि मुझे यकीन है कि जरूर देखते होंगे, तो आईपीएल में एक टीम का क्या नाम है, पंजाब, जो किंग्स 11, हाँ किंग्स 11 याद होगा आपको। तो किंग्स 11 पंजाब है ना, तो किंग के साथ हमेशा क्या लगता है, 11। वो आईपीएल टीम में बोल रही हूँ, किंग्स 11। तो देखिए जो जीतता है वो किंग होता है, जो जीतता है सब उसी को किंग कहते हैं। तो किंग और पुरस्कार आप समझ गए, जीतेगा तो ऑफकोर्स पुरस्कार दिया जाएगा और पुरस्कार किसे दिया जाएगा, किंग्स 11 पंजाब को दिया जाएगा। तो किंग्स 11 पंजाब विजेता ट्रॉफी ऐसे याद रखिए। तो यहाँ से आपको याद हो जाएगा कि ग्राम प्रधान की पुरस्कार निधि 11वां आर्टिकल या रैयत के अधिकार का अंतरण। अब मैं जो आपको बोलेंगे ना बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। अंतरण मतलब होता है ट्रांसफर करना, ठीक है, हस्तांतरण, अंतरण या फिर ट्रांसफर करना। तो देखिए टी से आपको याद रखना है ट्रांसफर। आप बोलेंगे कि ट्रांसफर वर्ड तो और भी कहीं मिल जाएगा, तो मैं क्या करूँगा, तो ये टी से ट्राइबल भी याद रखिए, ठीक है। टी से ट्रांसफर, टी से 20, टी फॉर ट्राइबल। ये ट्राइबल भूमि के विषय में है, ठीक है, ट्रांसफर से रिलेटेड। अब पूरा पढ़ते हैं। धारा 20 में लिखा है कि रैयत के अधिकार का अंतरण। तो रैयत द्वारा अपने जोत के अधिकार का या तो विक्रय या दान या बंधक या पट्टा या वसीयत या किसी अन्य संविदा के माध्यम से किया गया हस्तांतरण तब तक मान्य नहीं होगा जब तक कि ऐसे हस्तांतरण का उल्लेख खेवट खतियान या अधिकार अभिलेख में ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है, किसी अनुमंडल के उपायुक्त के पूर्व लिखित अनुमति से, ठीक है, ये लाइन जो है पूछा जाता है प्रश्न, ध्यान रखिए। किसी अनुमंडल में उपायुक्त के पूर्व लिखित अनुमति से कोई रैयत अपनी जोत को 1 वर्ष के लिए लीज पर दे सकता है, ठीक है। उपधारा है ये। इसके बाद ये लाइन भी पढ़िए, जहां संथाल विधि के अधीन एक लिखित संथाल रैयत द्वारा अपनी बहन या पुत्री को जोत का दान देना न्याय है, वहां पे रैयत उपायुक्त के पूर्व लिखित अनुमति से दे सकता है। नेक्स्ट है, मतलब जहां पे संथाल विधि में लिखा हुआ है कि बहन और पुत्री को भी दिया जा सकता है, तो वहां उपायुक्त की अनुमति लेकर दिया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, आदिवासी रैयत उपायुक्त के पूर्व लिखित अनुमति से अपने जोत के क्षेत्रफल के आधे से अधिक ना हो, ठीक है, क्षेत्रफल के आधे से अधिक जो ना हो, वैसी जो है भूमि अपनी विधवा माँ या अपनी मृत्यु के बाद जीवन निर्वाह के लिए पत्नी को दान कर सकता है। नेक्स्ट, किसी आदिवासी रैयत के अपने जोत या उसके अंश का हस्तांतरण योग्य विधि योग्य अधिकार किसी भी प्रकार से उस परगना या तालुका में सचमुच खेती करने वाले आदिवासी रैयत के सिवाय अन्य किसी व्यक्ति के नाम हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है, ठीक है। यानी उस तालुका में सचमुच में जो खेती करता है उसी का आप आदिवासी रैयत दान कर सकते हैं, लेकिन आदिवासी रैयत अपने जोत या इसके अंश को अपने घर दी जवाई या घर जवाई के नाम हस्तांतरण कर सकता है। नेक्स्ट है, उपधारा 1 या 2 का उल्लंघन कर किया गया कोई भी हस्तांतरण किसी भी प्रकार से दीवानी, फौजदारी या राजस्व क्षेत्राधिकार के किसी न्यायालय द्वारा मान्य नहीं होगा तथा इसका निबंधन यानी रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। किसी भी समय उपायुक्त को यह ज्ञात होता है कि उपधारा 1 या 2 का उल्लंघन कर जोत का हस्तांतरण किया गया है, तो ऐसे हस्तांतरण को रद्द करेगा और साथ ही साथ भूमि पर रैयत या उसके उत्तराधिकारी का कब्जा दिलाएगा।
दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। धारा नंबर 21 कैसे याद करेंगे हम? तो देखिए 20 में मैंने आपको क्या बोला कि T फॉर 20, T फॉर ट्राइबल, T फॉर ट्रांसफर। ठीक है, ट्रांसफर यानी हस्तांतरण। तो रैयत अपनी भूमि को किसको हस्तांतरण कर सकता है, किसको नहीं, इसके विषय में दिया हुआ है धारा नंबर 20 में। इसकी शर्तें हैं। अब 21 में हम कैसे याद रखेंगे? देखिए ट्राइबल का अगर अपोजिट देखें हम तो क्या होगा, अर्बन। ठीक है, ट्राइबल का हो जाएगा अर्बन, अर्बन होता है यू से स्टार्ट। ठीक है, या फिर देखिए ट्राइबल नॉन ट्राइबल होता है, लेकिन नॉन ट्राइबल नहीं, इसको चलिए मान लीजिए हमारा इंग्लिश अच्छा नहीं है तो अनट्राइबल इसको कर देते हैं, अनट्राइबल। ठीक है, तो यहाँ से भी एक एक यहाँ से यू भी याद रखिए। या फिर देखिए जो लोग गैर आदिवासी होते हैं मोस्टली उन्हें हम यू आर कहते हैं, अगर वो रिजर्वेशन नहीं लिए हैं तो अनरिजर्व की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ से भी यू याद रखिए, यू फॉर 21th लेटर ऑफ अल्फाबेट। ठीक है, तो 21वां लेटर होता है, 21वां जो है लेटर है यू। तो यहाँ से क्या याद रखना है कि गैर आदिवासी रैयत द्वारा अपनी भूमि का भूगत बंध या पूर्ण बंध के द्वारा हस्तांतरण करना, इसकी शर्तें दी गई है धारा नंबर 21 में। तो धारा 20 में निहित किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना प्रकाशित कर संपूर्ण संथाल परगना या उसके किसी भाग में सूचना के तारीख से अपने धान के खेतों और प्रथम श्रेणी के बारी भूमियों के चतुर्थांश, ठीक है, चतुर्थांश भाग का भुगत बंद या पूर्ण भुगत बंद के द्वारा हस्तांतरण करने की अनुमति दे सकती है। किंतु ऐसा हस्तांतरण जो है गैर आदिवासी रैयत निम्नलिखित संस्था या व्यक्ति को ही कर सकते हैं। तो कौन कौन सा? तो 3, इससे प्रश्न आता है इसलिए इसको ध्यान रखिए। पहला है राज्य सरकार द्वारा स्थापित भूमि बंधक रखने वाले बैंकों को। दूसरा है बिहार और उड़ीसा कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1935 के तहत निबंधन किसी संस्था या सोसाइटी को। और तीसरा है, एक मिनट यह संथाल परगना के किसी रैयत को, एक लाइन मुझे लग रहा है छूट गया है, मिस हो गया है। एनीवेज आपकी बुक है आपके पास तो एक बार देख लीजिएगा। एक मिनट दोस्तों मैं देख लेती हूँ, कहीं कोई इंपॉर्टेंट लाइन छूट गया तो मिस हो जाएगा। तो दोस्तों 2 इंपॉर्टेंट लाइन छूट गया है तो मैं बोल देती हूँ। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल सही है, बिहार और उड़ीसा कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1935 के तहत निबंधन किसी संस्था को। तीसरा में दिया हुआ है उपायुक्त द्वारा स्वीकृति किसी अनाज गोला को। ठीक है, अनाज गोला को दे सकते हैं आप, अनाज गोला। और चौथा है संथाल परगना के किसी रैयत को। ठीक है, संथाल परगना के किसी रैयत को दे सकते हैं। उसके बाद देखते हैं, इस प्रकार के सभी हस्तांतरण का निबंधन कराना आवश्यक है और तथा निबंधन के 1 माह के भीतर अंतरण एवं अंतरित द्वारा जमींदार या उपायुक्त को निबंधन संबंधित रिपोर्ट देना आवश्यक है। ऐसा हस्तांतरण की अवधि जो है 6 वर्ष से अधिक नहीं होती है, अर्थात 6 वर्ष से अधिक अवधि के लिए किया गया कोई भी हस्तांतरण अवैध होगा। नेक्स्ट है, अंतरण के पश्चात लगान देने का उत्तरदायित्व तो अंतरिती पर होगा और लगान नहीं देने की स्थिति में हस्तांतरण को रद्द कर दिया जाएगा तथा उसे भूमि से निकाल दिया जा सकता है। बंधक की अवधि समाप्त होने पर उपायुक्त तो दोनों पक्षों को नोटिस देगा कि बंधक की समय सीमा समाप्त हो चुकी है। साथ ही साथ उपायुक्त अंतरण को भूमि पर पुनः कब्जा दिलवाएगा, यानी जिसका जमीन था। उपरोक्त धारा के अतिरिक्त किया गया कोई भी हस्तांतरण धारा 20 का उल्लंघन कर किया गया हस्तांतरण समझा जाएगा। ठीक है, यानी इन सभी स्थितियों के अलावा अगर आप दान करेंगे, हस्तांतरण करेंगे तो वो धारा 20 का उल्लंघन माना जाएगा। बंधक की अवधि समाप्त होने के पश्चात भी अगर बंधकदार जो है रैयत की भूमि को अपने कब्जे में रखता है तो वह दंड का भागी होगा और इसके लिए जो है बंधककार को 3 माह का कारावास या 500 रुपये जुर्माना या दोनों हो सकता है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जाता है। अपराध जारी रहने की दशा में प्रत्येक दिन अधिकतम 10 रुपये का जुर्माना लिया जाएगा। अब हम याद करते हैं धारा नंबर 22। ठीक है, 22 नंबर, इसको भी मैं इंग्लिश के अल्फाबेट से ही याद कराऊंगी। 22 मतलब वी होता है, वी लेटर। ठीक है, तो ये घड़ी आपको याद रखना है, ये सैंड वाला जो होता है जिसमें हम छोटे समय के लिए इसको मेजरमेंट करते हैं कि अगर ये शर्त टाइप का है कि अगर इतना बालू यहाँ तक आ गया तो तुम्हारा समय हो गया समाप्त। तो इसका शेप देखिए वी टाइप का है ना, वी टाइप का शेप। तो वी से पहले तो यहाँ से आपको ये आर्टिकल याद रखना है, वी से 22 नंबर आर्टिकल। अब 22 में है क्या जो हम बार बार इस घड़ी को याद कर रहे हैं? तो इस घड़ी को हम इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि रैयत द्वारा अपनी भूमि को कृषि के लिए अस्थायी रूप से, ठीक है, ओहो, अस्थायी रूप से, ठीक है, यानी परमानेंट नहीं देना है, अस्थायी रूप से न्यास में दिए जाने के विषय में दिया हुआ है। किसमें? अस्थायी रूप से जब हम देंगे किसी न्यास को तो उसके विषय में दिया है। तो ये घड़ी देखिए अस्थायी समय को बताता है। हमें नहीं पता एग्जैक्ट समय क्या है, बस इतना पता है कि ऊपर जितने बालू थे नीचे गिर गए तो हमारा समय समाप्त हो जाएगा। तो अस्थायी समय के लिए अगर न्यास में देना है उसके विषय में किसमें धारा दिया है? तो V422। ठीक है, धारा 20 और 21 में निहित किसी बात के होते हुए भी विभिन्न परिस्थितियों में कोई रैयत अपनी भूमि रजिस्ट्री डाक द्वारा ग्राम प्रमुख, जमींदार और अनुमंडल पदाधिकारी को सूचना देकर, ठीक है, अनुमंडल पदाधिकारी को सूचना देकर
न्यास पर जोतने के लिए अस्थायी रूप से दे सकता है, और शर्त क्या है, निम्नलिखित परिस्थितियां होनी चाहिए। पहला, गांव से रैयत की अस्थायी अनुपस्थिति, यानी कि मान लीजिए रैयत कहीं जा रहा है, ठीक है, अस्थायी रूप से कहीं जा रहा है, ये नहीं कि परमानेंट, अस्थायी रूप से कहीं जा रहा है तो वो अपनी भूमि को देकर जा सकता है। उसकी बीमारी या शारीरिक अक्षमता की स्थिति में, उसका नियंत्रण से बाहर किन्हीं कारणों से हल बैल की क्षति, या रैयत के नाबालिग अथवा विधवा होने की दशा में वो दे सकता है अस्थायी रूप से अपनी जमीन को, ठीक है। रैयत के गांव से अस्थायी अनुपस्थिति या हल बैल की क्षति की दशा में यदि न्यास की अवधि का वर्णन नहीं है तो 10 वर्ष से अधिक जो है, 10 वर्ष की अवधि के बाद जोत को छोड़ दिया जाएगा। मतलब फिर से एक बार देख लेते हैं। रैयत की गांव से अस्थायी अनुपस्थिति या हल बैल की क्षति की दशा में यदि न्यास की अवधि का वर्णन नहीं है, ठीक है, तो 10 वर्ष की अवधि के बाद जोत को छोड़ दिया जाएगा। अब कौन छोड़ेगा मुझे तो नहीं समझ में आया, लेकिन 10 वर्ष पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा 10 वर्ष बाद छोड़ दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं धारा नंबर 23। ये मैंने आपको बताया था रैयती भूमि का विनिमय या फिर बदलैन होना। तो दोस्तों देखिए, मान लीजिए आपका घर जहाँ है वहाँ आपकी ज़मीन है, ठीक है, और थोड़े दूर में थोड़ा सा और ज़मीन है, लेकिन आपका पड़ोसी जो है उसका ज़मीन कहीं और है, और उसको कहीं और वाला ज़मीन चाहिए और आपको उसका ज़मीन चाहिए। तो आप लोग एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेंगे, ठीक है। तो इसको विनिमय, जैसे बार्टर सिस्टम होता था ना पहले, कि हमको गेहूँ चाहिए और आपको गन्ना चाहिए, तो आप मुझसे ले लीजिएगा, मैं आपसे ले लूँगी। तो यहाँ पैसे के लेन देन नहीं था, बल्कि वस्तु विनिमय हो जाता था। उसी प्रकार से रैयत भूमि का विनिमय करना है, बदलैन करना है, ठीक है, यानी कि आपस में बदलना है। तो ये कैसे याद रखेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम जाएंगे www डॉट कुछ बना लेते हैं अपना मन से, रैयती भूमि विनिमय .com, ठीक है, रैयती भूमि विनिमय .com कर लेते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे और पहले हम उस व्यक्ति को सर्च करेंगे कि कौन व्यक्ति मुझसे बदलेगा, कौन इच्छुक है। जैसे मैरिज वाला होता है, मैट्रिमोनियल साइट, तो वहाँ हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग लिख के रखते हैं मुझे पैसा नहीं चाहिए, दहेज नहीं चाहिए, और लड़की वाले भी मुझे दहेज नहीं देना ऐसा लिखते हैं। तो दोनों का मैच हो जाता है, तो वो विवाह के लिए बातें स्टार्ट कर देते हैं। उसी तरह से इस वेबसाइट में जाएगा www.rbw.com। ये मैंने खुद बनाया है, अभी फिलहाल इमेजिनरी, कोई सर्च मत करने लगेगा। तो इस पे जाएगा और ढूंढेगा कि कौन सी है जो अपना ज़मीन मुझसे बदलने के लिए रेडी है, ऐसे ऐसे सर्च कर लिया, ठीक है। तो ये सर्च मैं क्यों करा रही हूँ आपको, ताकि आपको याद रहे कि डब्लू जो है 23वें नंबर पे आता है ABCD में। तो इससे हमको धारा नंबर 23 याद रहेगा, और इसके बारे में पढ़ लेते हैं पूरा। रैयती भूमि का विनिमय या फिर बदलैन। अपनी रैयती भूमि को बदलने की इच्छा रखने वाला कोई भी रैयत उपायुक्त को लिखी आवेदन दे सकता है। उपायुक्त अपने विवेकानुसार इसकी अनुमति दे सकता है, लेकिन उपायुक्त तब तक यह अनुमति नहीं देगा जब तक वह निम्नलिखित बातों से संतुष्ट न हो जाए। कौन कौन सी बातें, पहला बात यह है कि बदलैन के पक्ष में बदली जाने वाली जमीन के सापेक्ष रैयत हो, ठीक है, अर्थात दोनों पक्ष रैयत होना चाहिए। दूसरा, बदली जाने वाली भूमि एक ही गांव में या आसपास के गांव में होनी चाहिए। यह गुप्त बिक्री द्वारा नहीं किया जा रहा हो, बल्कि दोनों पक्षों की पारस्परिक सुविधा के लिए किया जा रहा हो, ठीक है। बदली जाने वाली भूमि समान मूल्य की हो, ठीक है, समान मूल्य की होनी चाहिए। और यदि इस धारा के प्रावधानों के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके से जमीन को बदला जाता है तो उसे धारा 20 का उल्लंघन माना जाएगा, ठीक है। धारा 20 में क्या था, T420, T4 ट्रांसफर, T4 ट्राइबल। नेक्स्ट, तो मैंने आपको याद करा दिया 23। अब 24 देखते हैं, 24, ठीक है। रैयती जोत का हस्तांतरण का निबंधन। जब कोई रैयती या उसका कोई खेत या भाग बिक्री, दान, वसीयत या बदलें द्वारा हस्तांतरित किया जाए तो उसका उत्तराधिकारी हस्तांतरण को गांव के जमींदार के यहाँ निबंधन करा सकता है। तो जहाँ तक मैं समझी इसका मतलब होता है कि इसके विषय में लिखवा देना, ठीक है, 24 घंटे के अंदर जो है, 24 घंटे बोल रही हूँ, जाकर लिखवा देगा कि हमने बदला है, ठीक है। लेकिन मैं इसको ऐसे बोलूँगी, आप याद रखिए, हस्तांतरण का निबंधन, निबंधन का निबंध कर दीजिए, 24 घंटा निबंध लिखेगा, 24 घंटा निबंध लिखेगा, ठीक है। 24 घंटा क्या लिखेगा, निबंध लिखेगा कि मैंने अपना जमीन उसको दिया, मेरा जमीन इतना अच्छा था, मैं ये करता था, मैं वो करता था, उसका भी भूमि अच्छा है, मैंने इस कारण से लिया, ऐसे वैसे याद करने के लिए सिर्फ, ठीक है। एक्सचेंज करने के बाद जो है रैयती जोत का हस्तांतरण का निबंधन कराना पड़ेगा किसके सामने, जब कोई रैयती या उसका खेत या भाग बिक्री, दान, वसीयत या फिर बदलैन द्वारा हस्तांतरित किया गया है तो उसका उत्तराधिकारी हस्तांतरण को गांव के जमींदार के यहाँ जो है निबंधन कराएगा। तो निबंधन से याद रखना कि 24 घंटे हमें निबंध का होमवर्क मिला है। 24 घंटे लिखिए कि जमीन क्यों बदला आपने, जमीन कैसा था, आप क्या करते थे, क्या उगाते थे, उस जमीन पे किसका हक था, ये सब निबंध मुझसे लिखाया जा रहा है 24 घंटा, ठीक है। तो गाइस कैसा लगा आपको, 24 तक ट्रिक अच्छा लगा तो ही आगे बढ़ूंगी, और भी बहुत सारे ट्रिक बचे हुए हैं। हालांकि मैंने बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया था, मुझे जहाँ तक पता है पिछला वीडियो, लेकिन आप लोगों ने देखा नहीं, क्योंकि आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि JPSC का नोटिफिकेशन आएगा तभी आप देखेंगे। एनीवेज चलिए देखते हैं। तो ये मैंने आपको होमवर्क दिया था, आप लोग नहीं किए होंगे मुझे पक्का यकीन है, तो मैं ही बता देती हूँ। ये ईटा से ईट भट्टा, और ईट खपड़ा में हम काम करने कब गए थे, 15 साल के थे तब। तो ये धारा नंबर 15 हो जाएगा, रैयत को अपने भूमि पर ईट और खपड़ा बनाने का अधिकार। दूसरा है
उसके बाद हाथ गंदा हो गया था तो तालाब या बांध गए थे हम, तो रैयत को अपनी जमीन पर तालाब या बांध बनाने का अधिकार है और साथ ही मछली पालन करने का अधिकार है। यह 17 नंबर में हमें अपनी जमीन पर जो है रैयत को, सॉरी, हाँ आ रहे, रैयत को अपनी जमीन पर जो है क्या करने का अधिकार है, पेड़ लगाने का अधिकार है और उसका उपयोग करने का अधिकार है। 18 साल में हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट था कि हम घर बनाएंगे, धारा 18 19 में जो है घर बनाया और जमीन का बंटवारा भी हमने कर लिया और साथ ही लगान से जुड़ा हुआ बात दिया है। किंग्स 11 पंजाब जो है आईपीएल जीत गया, किंग्स 11 पंजाब, तो उसको पुरस्कार निधि मिली, यानी कि 11 नंबर में ग्राम प्रधान के पुरस्कार निधि के विषय में दिया हुआ है। 20 मैंने याद करा दिया आपको, 20 हमने याद कर लिया, T4 ट्रांसफर, T4 ट्राइबल, T4 20, ठीक है। 21 में अनट्राइबल, यानी अनट्राइबल जैसा शब्द नहीं होता है, नॉन ट्राइबल होता है, लेकिन फिर भी मैं बोल देती हूँ अनट्राइबल या फिर अनसिविलाइज्ड। कुछ लोग ट्राइबल को अनसिविलाइज्ड बोलते हैं। नो गाइस, ये तो गड़बड़ हो जाएगा, ये नहीं, ये शब्द आप काट दीजिए। क्या बोलते हैं, अर्बन, अर्बन, ठीक है। ट्राइबल एरिया, अर्बन एरिया, ठीक है, अर्बन। तो U421 लेटर, ठीक है। और दूसरा है, मैंने याद कराया आपको 22 नंबर कैसे याद रखना है, अस्थायी रूप से हस्तांतरण को याद रखना है इससे। 23 नंबर मैंने कैसे याद कराया, कोई जमीन बेचनी है, मतलब बदलना है आपको, तो आप ढूंढने लगे www.रैयती-भूमि-विनिमय.com पे। उसके बाद आपको मिल गया, आपने उपायुक्त को बोला कि हम लोग एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेंगे जमीन, वही 24 घंटे निबंध लिखना है दोस्तों, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नेक्स्ट ट्रिक मैं अगले वीडियो में साझा करूंगी, धन्यवाद। तो अध्याय 4 में क्या दिया है, बंजर भूमि तथा खाली जोत की बंदोबस्ती के विषय में दिया हुआ है अध्याय 4 में। मैंने अभी अध्याय नहीं याद करा कि अध्याय में क्या क्या दिया है, जब मैं धारा याद करा दूंगी उसके बाद आप खुद ही बता देंगे कि क्या दिया हुआ है अध्याय में, ठीक है। तो अध्याय 4 में दोस्तों दिया हुआ है बंजर भूमि तथा खाली जोत की बंदोबस्ती के विषय में, और इसके अंतर्गत धारा 27 से लेकर 42 तक दिया हुआ है। तो धारा 27 हम चलिए याद करते हैं। 27 में क्या दिया हुआ है, पहले मैं पढ़ देती हूँ, उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगी। बंजर भूमि की बंदोबस्ती पट्टे के द्वारा किया जाएगा। पट्टे के द्वारा जो है बंजर भूमि की बंदोबस्ती की जाएगी, और बंजर भूमि की बंदोबस्ती पट्टे के द्वारा किया जाएगा तथा इसकी 4 कॉपी बनाई जाएगी, जो निम्नलिखित को दी जाएगी। किसको किसको, एक कॉपी उपायुक्त को दी जाएगी, एक कॉपी रैयत को, एक कॉपी दी जाएगी भूस्वामी को, और एक ग्राम प्रधान या फिर मूल रैयत को दी जाएगी, ठीक है। तो आपने देख लिया। अब हम कैसे याद करेंगे कि बंजर भूमि की बंदोबस्ती के विषय में है। तो देखिए, 2 बंदे थे, ठीक है दोस्तों, यहाँ आप देख रहे हैं 2 बंदे थे, 2 दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोनों ही गरीब थे, ठीक है। दोनों गरीब थे, दोनों साथ में रहते थे, तो उन्होंने सोचा कि कुछ काम किया जाए, लेकिन उन्हें कोई भी काम नहीं मिल रहा था। तो लास्ट में बहुत खोजने के बाद दोनों जो है साथ साथ भटक रहे थे, तो उन्हें एक बंजर भूमि दिखी, ठीक है। दोनों साथ साथ घूम रहे थे, मतलब नौकरी की तलाश कर रहे थे, ठीक है। दोनों नौकरी की तलाश साथ में ही कर रहे थे, तब उनको जो है एक बंजर भूमि दिखी, बंजर भूमि दिखी, और वहाँ पे कुछ काम हो रहा था। तो इन्होंने सोचा यहाँ पे हम चलिए काम मांगते हैं, तो उन्होंने जो है बंजर भूमि की बंदोबस्ती करने का काम जो है मांगा, ठीक है। बंजर भूमि की बंदोबस्ती करने का काम जो है पट्टे पर ले लिया, ठीक है। दोनों को काम मिल गया, कोई काम नहीं मिल रहा था, तो बंजर भूमि को बंदोबस्ती करने का काम इन दोनों को मिल गया। तो दोनों कैसे घूम रहे थे दोस्तों, साथ साथ घूम रहे थे, और साथ साथ घूमते घूमते ये कहाँ पहुंच गए, बंजर भूमि में पहुंच गए, ठीक है। खेतों में तो इनको काम नहीं मिला दोस्तों, उद्योगों में भी इसको काम नहीं मिला, उसके बाद सेवा क्षेत्र में भी इसको कोई काम नहीं मिल रहा था। तब ये भटकते भटकते, घूमते घूमते, सर्च करते करते दोनों साथ में कहाँ पहुंच गए, बंजर भूमि पहुंच गए। इतना कल्पना कीजिए अपना मन में, एकदम फ्लो बनाते हुए चलिए, क्योंकि आगे भी अन्य जो भी क्या बोलते हैं धारा है उसको कनेक्ट करेगा, इसलिए इसको ध्यान में रखिए। दोनों कैसे घूम रहे थे दोस्तों, दोनों साथ साथ घूम रहे थे नौकरी की तलाश में, और उन्हें आखिरकार एक बंजर भूमि दिखी जहाँ पे कुछ काम हो रहा था, वहाँ की बंदोबस्ती करने का काम हो रहा था। तो इन्होंने पट्टे पर वो काम ले लिया दोस्तों, ठीक है। तो इससे याद हो गया हमें 2 साथ, दोनों साथ साथ, दोनों साथ साथ। तो 2 साथ अब जब भी देखिएगा याद आ जाएगा ना कि बंजर भूमि की बंदोबस्ती पट्टे के द्वारा किया जाएगा, और इन्होंने जो है ये काम ले लिया। तो इसके अंतर्गत और भी क्या दिया है कि इसमें 4 कॉपी बनाई जाएगी, एक कॉपी उपायुक्त को, एक रैयत को, एक भूस्वामी को, और एक या तो ग्राम प्रधान को या मूल रैयत को दी जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, इन्होंने काम तो ले लिया, लेकिन इनको एक चीज़ सिखाया गया। क्या सिखाया गया, तो अगले आर्टिकल में वो चीज़ सिखाएंगे, एक आगे बढ़ा देना आपको बस, ठीक है। दोनों साथ साथ काम ले लिए, पट्टे पर काम ले लिए बंजर भूमि बंदोबस्त करने का, तो इनको एक सिद्धांत बताया गया कि सुनो भाई, काम तुमको हम दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन कुछ सिद्धांत है जिन्हें तुम्हें फॉलो करना होगा, ठीक है। दोनों दोनों जो है काम ले लिए हैं, तो इन्हें साथ साथ गए, काम मिल गया, तो साथ में ही इनको एक आर्टिकल आपको बढ़ा देना है, ठीक है, 28 हो जाएगा।
तो 28 में क्या दिया है, बंजर भूमि या खाली भूमि जोत की बंदोबस्ती में प्रयोग किए जाने वाले सिद्धांत। तो इनको सबसे पहले क्या दिया गया दोस्तों, एक मेन्यू दी गई जिसमें सिद्धांत लिखा हुआ था कि इस तरह से तुमको बंदोबस्ती करना है, ठीक है। कहीं भी काम करने जाते हैं तो हमें सबसे पहले यही समझाया जाता है ना कि तुमको देखो ये काम करना है, ऐसे करना है, ये चीज़ नहीं करना है, वो चीज़ नहीं करना है। तो इससे इसी तरह से इन दोनों को काम मिल गया और इन्हें बता दिया गया, सिद्धांत बता दिया गया कि इस तरह से बंदोबस्ती में प्रयोग किया जाना है। तो क्या क्या, चलिए पढ़ते हैं। बंजर भूमि या खाली जोत की बंदोबस्ती में प्रयोग किए जाने वाले सिद्धांत। पहला, बंजर भूमि या खाली जोतों के बंदोबस्ती में खतियान में दर्ज सिद्धांतों के अलावा निम्न बातों पर ध्यान दिया जाएगा। कौन कौन सा बात, प्रत्येक रैयत की आवश्यकता तथा उसकी आबाद करने की क्षमता के अनुसार भूमि का उचित विवरण, ग्राम समुदाय समाज या राज्य के प्रति की गई सेवाओं हेतु विशेष दावा, ऐसा कुछ खास अभी नहीं दिख रहा। रैयत की जमाबंदी, भूमि से बंजर भूमि का निकटता या साम्यता, कुछ खास चीज़ नहीं दिया हुआ है, इसलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब दोस्तों बंजर भूमि जो है इनको तो मिल गई, लेकिन अब ना बंजर भूमि का काम तो मिल गया, लेकिन एक चीज़ अड़चन है। क्या अड़चन है कि दोनों को दोस्तों उपायुक्त की अनुमति भी लेना होगा कि सर हम बंजर भूमि की बंदोबस्ती कर रहे हैं। तो दोनों को कहाँ जाना पड़ा, बंजर भूमि की बंदोबस्ती हेतु उपायुक्त की अनुमति लेने जाना पड़ा। तो देखिए ऑफिस गए, दोनों दोनों गए, पहले साथ साथ थे, अब दोनों जा रहे हैं, ठीक है, दोनों साथ साथ। तो यहाँ से आपको एकदम कंटिन्यू याद रखना है, दोनों साथ घूम रहे थे, साथ घूम रहे थे, ठीक है, दोनों साथ घूम रहे थे। फिर उनको बंदोबस्ती का काम मिला पट्टे पर, और उसके बाद इसको बताया गया कि क्या करना है क्या नहीं करना है, यानी कि सिद्धांत बताया गया, और दोनों को फिर भेज दिया गया। कहाँ भेज दिया गया, दोनों को भेजा गया बंजर भूमि की बंदोबस्ती हेतु उपायुक्त की अनुमति के लिए। तो दोस्तों आप बोलेंगे कि दो साथ यहाँ क्यों नहीं, दोनों साथ साथ गए, यहाँ भी तो लग जाएगा, मैं कंफ्यूज हो जाऊँगा। तो कैसे कंफ्यूज हो जाएगा, जब आपको नौकरी मिली ही नहीं, ठीक है, जब आपको नौकरी मिली ही नहीं तो फिर आपको कोई क्यों भेजेगा। पहले तो नौकरी मिलना चाहिए, यानी कि आर्टिकल पहले कौन सा आएगा, 29 से पहले आएगा 27। तो यहाँ तो कन्फ्यूजन का कोई चांस ही नहीं है, पहले साथ घूम रहे थे तब ना नौकरी आपको मिला दोनों को साथ में, उसके बाद ही तो दोनों को भेजा, ठीक है। आप समझे, कन्फ्यूजन नहीं होगा। दोनों फिर आप कहाँ गए, दोनों मिलकर गए बंजर भूमि की बंदोबस्ती हेतु उपायुक्त की अनुमति लेने के लिए। अब अंदर का भी पढ़ लेते हैं डिटेल्स। कोई भी मूल रैयत या ग्राम प्रधान अपने साथ या किसी रैयत के साथ बंजर भूमि या खाली जोत की बंदोबस्ती तभी कर सकता है जब इसके लिए उपायुक्त की लिखित अनुमति प्रदान की जाए, ठीक है। तो लिखित अनुमति के लिए दोनों साथ में गए, कहाँ, उपायुक्त के यहाँ गए, देखिए उपायुक्त के ऑफिस गए, ठीक है। अब देखते हैं, सारा पास पास हो गया, ठीक है, उपायुक्त ने पास कर दिया। अब काम, अब रियल काम स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो ये दोनों ने क्या किया कि देखिए 1 महीना में 30 दिन होता है, ठीक है। तो 30 दिन का काम हम लोग दोनों मिल के कैसे करेंगे, तो तीन तीन मतलब 3 × 10, पहला जो है 10 दिन में हम लोग 3 काम करेंगे, फिर अगला 10 दिन में 3 काम करेंगे, फिर अगला 10 दिन में हम लोग 3 काम करेंगे। इस तरह से इसने अपने काम का विभाजन कर लिया। तो विभाजन से हमारा ट्रिक है उप विभाजन। बंदोबस्त के उद्देश्य से किसी खाली जोत के उप विभाजन पर रोक है, ठीक है, उप विभाजन पर रोक है। इन्होंने तो अपना काम विभाजित कर लिया, काम विभाजित कर लिया, लेकिन दोस्तों खाली जोत के उप विभाजन पे रोक है। खाली जोत को आप विभाजित नहीं कर सकते हैं, आप अपना काम विभाजित कर लीजिए, ठीक है। 30 दिन में आप कैसे काम करेंगे, 10 दिन 10 दिन 10 दिन, या 3 3 3 3, जैसे आपको करना है कीजिए, लेकिन विभाजन खाली जोत का नहीं होना चाहिए। तो अंदर पढ़ते हैं। भूस्वामी की सहमति एवं उपायुक्त के अनुमोदन के बिना बंदोबस्ती के उद्देश्य से किसी खाली जोत का उप विभाजन नहीं किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब आया 32। अब दोस्तों देखिए, दो दोस्त की हमने कहानी आपको सुनाया। दो दोस्त थे, बहुत ही गरीब थे, दोनों को नौकरी नहीं मिल रहा था, साथ साथ घूम रहे थे, तभी इन लोगों को बंजर भूमि पर एक काम होता हुआ दिखा और पट्टे पर इन्होंने काम ले लिया। फिर उसको सिद्धांत सिखाया गया पट्टे पर किस तरह से काम होता है, और इन्हें दोनों को कहाँ भेज दिया गया, उपायुक्त के पास भेज दिया गया कि जाओ तुम ऑर्डर लेकर आओ, उसके बाद काम स्टार्ट कर देना। वो दिन लिखित जो है इन्होंने ले आया, ठीक है, अनुमति ले आया उपायुक्त की। उसके बाद दोनों ने अपने काम को विभाजन कर लिया, 30 दिन के हिसाब से 10 10 10 के बैच में इन्होंने अपना काम विभाजित कर लिया। काम विभाजन करने के बाद, उसके बाद दोस्तों देखिए, जैसे ही इन्होंने अब खुशी खुशी काम करने लगे ये, तो 1 महीना हुआ है कि इसका जो है अगला दोस्त, तीसरा दोस्त आ गया, ठीक है। देखिए ये 2 लोग थे, ठीक है, 2 लोग काम करने के लिए रेडी थे, काम कर रहे थे, खुशी खुशी दोनों ने अपना काम विभाजन कर लिया। अब इसका एक लंबा दोस्त आ गया, तीसरा दोस्त। तो पहले 3 को लेना है, ठीक है। तीसरा दोस्त दूसरा दोस्त, दोनों दोस्त से जलता था, ठीक है। तीसरा दोस्त जो आया ना, वो दोनों दोस्त की तरक्की देख के पूरा जल रहा था,
और इसने कहा कि मुझे भी साथ ले लो, नहीं तो मैं उपायुक्त के समक्ष आपत्ति दर्ज कर दूंगा, और मुझे 1 साल तक आपत्ति दर्ज करने का हक है, ठीक है। मैं 1 साल तक कभी भी तुम्हारा शिकायत करके सॉरी क्या बोलते हैं, आपत्ति दर्ज कर लूँगा, मुझे ले लो, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या याद रखना है, 2 दोस्त तो पहले से थे दोस्तों, अब तीसरा दोस्त आ गया और बोल रहा है मुझे भी दे दो, नहीं तो मैं आपत्ति दर्ज कर दूंगा। आपत्ति से आपको याद रखना है बंजर भूमि की बंदोबस्ती के विरुद्ध, ठीक है। बंजर भूमि की बंदोबस्ती के विरुद्ध उपायुक्त के समक्ष आपत्ति। यदि कोई व्यक्ति मूल रैयत या ग्राम प्रधान का या जमींदार द्वारा बंजर भूमि के बंदोबस्त करने या बंदोबस्त अस्वीकार करने की क्रिया से संतुष्ट नहीं है, तो बंदोबस्ती करने या अस्वीकार करने की तारीख से 1 वर्ष के भीतर जो है उपायुक्त को आवेदन दे सकेगा। इसमें दिया हुआ है, इजिली याद हो जाएगा एकदम। दिमाग जो है इस तरह से लगाइए कि 2 दोस्त था, ठीक है, 2 दोस्त था, तीसरा दोस्त आ गया, तीसरा दोस्त, और तीसरा दोस्त थोड़ा लंबा है, बड़ा है, तो इसलिए बड़ा पहले रहेगा, ठीक है, पहला में बड़ा रहेगा, फिर उसके बाद दोनों छोटा दोस्त। और ये क्यों चल रहा है, क्योंकि ये दोनों छोटा होके देखिए इतना अच्छा काम पकड़ लिया है और ये काम नहीं कर पा रहा, तो इसने क्या कहा कि मैं जो है जाकर उपायुक्त के समक्ष आपत्ति दर्ज कर दूंगा, मुझे भी मिला लो, नहीं तो मैं आपत्ति दर्ज कर दूंगा। अब नेक्स्ट आर्टिकल मैं आपको याद कराती हूँ इसी से। अब तीनों जब आपस में लड़ने लगे, ठीक है, तीनों आपस में बिल्कुल लड़ने लगे, मुझे ले लो, मुझे ले लो, मुझे ले लो, तो यहाँ क्या हो गया ना, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, ये आपने सुना है कि नहीं, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, तो यहाँ देखिए काम बिगड़ गया, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, तीनों आए और काम जो है बिगड़ गया। तो काम कैसे बिगड़ा दोस्तों, तो यहाँ देखिए 3 3 यहाँ लिखा है, यानी कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, ऐसे याद रखना आपको, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, 3 3 यानी 3 3 यानी 33 नंबर धारा। और यहाँ क्या है, काम क्या बिगड़ा, बंजर भूमि के बंदोबस्ती को रद्द कर दिया गया, चाहिए रद्द कर दिया गया, रद्द कर दिया गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि तीनों तो लड़ रहे थे, पूरा तीनों लड़ रहे थे, जब लड़ाई झगड़ा होता है तो कोई भी काम नहीं देता आपको कि जाओ तुम लोग पहले लड़ लो, ठीक है। तो हमको यही याद रखना है कि बंजर भूमि के बंदोबस्ती को रद्द किया जाना दिया हुआ है 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा में। अब अंदर की खबर पढ़ते हैं क्योंकि इससे प्रश्न आता है। बंजर भूमि के बंदोबस्त की तारीख से 5 वर्षों के भीतर, ठीक है, 5 वर्षों के भीतर यदि भूमि को आबद्ध नहीं किया गया तो जामबंदी रैयत, मूल रैयत, ग्राम प्रधान या जमींदार द्वारा बंदोबस्ती रद्द करने हेतु आवेदन उपायुक्त को दे सकता है, ठीक है। काम मतलब 5 वर्षों तक पूरा नहीं हुआ तो रद्द करने का आदेश दे सकता है, सॉरी आदेश बोल रहे हैं, आवेदन दे सकता है, और उपायुक्त इस संबंध में बंदोबस्ती रद्द करने तथा पुनः बंदोबस्ती करने का अधिकार रखता है। अब निर्णय कौन लेगा, तो उपायुक्त। तो ठीक है दोस्तों, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। अब थोड़ा सा एक बार छोटा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि याद रहे। तो 2 दोस्त साथ में नौकरी खोजने के लिए निकले घर से, ठीक है, कैसे निकले, साथ में निकले, ठीक है। तो उन्हें कहीं नौकरी नहीं मिली, एक बंजर भूमि दिखाई इनको, बंजर भूमि में क्या हो रहा था, बंजर भूमि के बंदोबस्ती का कार्य जो है पट्टे पर बिक रहा था या पट्टे पे मिल रहा था, तो इन्होंने ले लिया, ठीक है, ले लिया। इसके बाद इनको एक सिद्धांत का मैनुअल दिया गया, सिद्धांत दिया गया कि कैसे कैसे काम होता है, ठीक है, सिद्धांत दिया गया। और दोनों को क्या कहा गया, दोनों जाओ उपायुक्त के पास जाओ, ठीक है, उपायुक्त के पास जाओ और जाकर लिखित लेकर आओ आदेश, उसके बाद तुम लोग काम स्टार्ट कर देना। लिखित आदेश दोनों लेकर आ गया और इन्होंने 30 दिन का कार्यक्रम बना लिया कि कैसे कैसे काम करेंगे, अपना काम का विभाजन कर लिया, ठीक है, विभाजन कर लिया काम का, लेकिन काम का सिर्फ विभाजन होगा, बंदोबस्ती करने वाला जोत का विभाजन नहीं हो सकता, उप विभाजन नहीं होगा, ठीक है। अपने काम का विभाजन कर लो, जोत के उप विभाजन नहीं होगा। अब खत्म, ठीक है, 30 हो गया। अब 31 नहीं दिया था इसलिए मैंने उसको जो है, देखिए 29 के बाद 30 तो किया हमने, 31 नहीं दिया था इसलिए मैंने भी छोड़ दिया और आपको भी छोड़ देना है। उसके बाद जो है 32, तीसरा दोस्त इसका आ गया, धमक कर आ गया, ठीक है, दोनों दोस्त बेचारे अच्छा काम बांट कर करने लगे। तीसरा दोस्त धमक कर आ गया और उसने कहा कि मुझे दो वरना मैं जो है आपत्ति दर्ज कर दूंगा कि ये काम नहीं होना चाहिए, उपायुक्त के समक्ष जो है आपत्ति दर्ज कर दूंगा। तो ये आपत्ति के बारे में है, 1 साल के अंदर आपत्ति दर्ज करने का इसको हक है और मैं आपत्ति दर्ज कर दूंगा, ठीक है। अब आपस में तीनों लड़ने लगे, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, तीनों के लड़ाई की वजह से जो है पूरा पट्टा रद्द कर दिया गया। कह दिया गया था कि 5 वर्षों तक काम नहीं होगा तब रद्द करेंगे, लेकिन इन्होंने तो पहले ही रद्द कर दिया कि लोग लड़ाई कर रहा है। तो यहाँ से आपको ये भी याद हो जाएगा, 5 वर्षों में यदि आबाद नहीं किया गया तो रद्द हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इनका पट्टा हो गया रिजेक्ट। तो इन लोगों ने फिर से, ये लोग गए रिक्वेस्ट डालने के लिए, तब डीसी सर ने क्या बोला वो सुनिए। उन्होंने कहा कि 3 लोग
तीनों के तीनों तुम लोग मार काट कर रहे हो और फ़ायदा उठा दिया चौथे लोग ने। कौन था वो? तो मेरे पास एक आया था काम, स्पेशल काम के लिए मैं भूमि जो है रख रहा हूँ, तुम लोग को नहीं देंगे। तो सबने पूछा क्या है वो स्पेशल काम? तो देखिए, उपायुक्त द्वारा खास प्रयोजनों के लिए बंजर भूमि को अलग रख दिया गया। बंजर भूमि जो है अलग रख दिया गया कि अब नहीं मिलेगा तुम लोग को। तुम लोग तीनों लड़ रहे हो, तीनों तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ दिया तुम लोग, इसलिए हम तुम तीनों को छोड़कर चौथे आदमी को हम देंगे ज़मीन, जिसको या तो जहेर थान बनाना है या फिर शमशान या फिर कब्रिस्तान बनाना है, हम उसी को देंगे। ठीक है, तो यहाँ से इजीली आपको याद हो जाएगा कि 34 में है ये। कैसे? अगर आप मान लीजिए आपके सामने कुछ नहीं लिखा, 34 लिखा है, तो आप इस तरह से कल्पना कीजिए, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, तीनों में लड़ाई करके अपना काम खत्म कर लिया, और फ़ायदा किसने उठा लिया? चौथे ने। चौथा को ये दे दिया गया स्पेशल काम, मतलब स्पेशल काम के लिए दे दिया गया ज़मीन। जाइए, यहाँ पे हम कोई बंदोबस्ती आबाद नहीं करेंगे, यहाँ या तो जाहिर थान बना लीजिए या शमशान या फिर कब्रिस्तान। नेक्स्ट, तो 34 नंबर मैंने आपको याद करा दिया, आई होप याद करा दिया। क्वेश्चन देखिएगा तो आप खुद बना लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 35 में दिया है दोस्तों, धारा नंबर 35 में आपको अलग तरीके से याद कराऊंगी। ठीक है, 35 में 3 और 5 को अगर आप जोड़ देंगे तो क्या आएगा? 3 और 5 इक्वल टू होता है 8। आप बोलेंगे 4 और 4 भी तो 8 होता है, लेकिन हम उतना दूर नहीं पहुँचे दोस्तों, इसलिए इसको रिजेक्ट। उसके बाद आप कहेंगे कि 4 और 6 भी तुम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8। सॉरी, 4 6 कहाँ होता है 8? 4 2 जोड़ेंगे तो भी 8 हो जाएगा। तो नहीं, आपको 3 5 इसलिए जोड़ के 8 करना है क्योंकि अभी बंदोबस्ती से रिलेटेड है, और बंदोबस्ती वाला आपको मैंने बताया ही कि बंदोबस्ती वाला भूमि 7 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 27 से स्टार्ट हो रहा है, उतना दूर नहीं जाएगा। ठीक है, 42 तक लास्ट ही है। बंजर भूमि से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो धारा जो है 42 तक ही है। ठीक है, इसलिए तो दोस्तों 3 और 5 को ही क्यों जोड़कर हम 8 बनाएंगे, इसका लॉजिक मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये कोई कुंड है, या ग्लेशियर समझ लीजिए इसको। ग्लेशियर से आ रहा है जल धारा बहकर। ठीक है, जल धारा ऐसे ऐसे बह रही थी। ठीक है, इसका कुछ ऐसा घुमाव था ना कि ऐसे और ऐसे बह के फिर से ये इसी ग्लेशियर में आ गई। ठीक है, ग्लेशियर से धारा निकली और 3 से सीधा 8 हो गई। ठीक है, 3 में 5 जोड़ेंगे तभी तो 8 होगा, इसलिए यहाँ पे ऐसे याद रखना कि 3 + 5 8 होता है। तो 3 + 5 8 हो जाएगा। तो 3 से निकला और ऐसा घूमा नहीं है कि 8 बन गया। ठीक है, तो कैसे, क्यों ऐसा क्यों याद करा रही हूँ मैं? क्योंकि ये देखिए नदी है, कितना सुंदर नदी है, ये बिल्कुल 8 बनाते हुए जा रही है। ठीक है, 8 बनाते हुए फिर से इधर जा रही है, फिर इधर 8 बना रही है। ओके, तो चलिए देखते हैं क्यों ऐसा है। तो यहाँ सुनिए क्या लिखा हुआ है कि जलाशय या धाराओं को बंदोबस्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जलाशय और धाराओं को बंदोबस्त नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए, बांध, आहर, पोखर तथा अन्य जलाशय या धाराएं जिनका उपयोग या तो बाढ़ के रक्षा के लिए या सिंचाई, स्नान, धोने या पीने के लिए किया जाता हो, उसकी बंदोबस्ती उपायुक्त के पूर्व अनुमोदन से होगा, तथा साथ ही इसके लिए ग्राम प्रधान, मूल रैयत और जमींदार का राय लेना आवश्यक होगा। ठीक है, जलाशय या धाराओं को बंदोबस्त नहीं किया जा सकता है, यहाँ लिखा है बंदोबस्त नहीं किया जा सकता, और यहाँ क्या लिखा है? उसकी बंदोबस्ती उपायुक्त के पूर्व अनुमोदन से होगा। ठीक है, तो जो भी हो ऑप्शन से ऐसा ही आएगा कि आप देख कर टिक कर देंगे। तो आई होप, मुझे पक्का यकीन है कि आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और ये आर्टिकल याद कराती हूँ मैं 36। तो 36 का आंकड़ा होना आपने सुना है? 36 का आंकड़ा होना, इसका मतलब होता है गहरी दुश्मनी होना। अब देखिए, ये एक छोटा सा जलाशय है, या फिर इसको नाली भी आप मान सकते हैं। तो या तो ये जलाशय है या फिर नाली है। ठीक है, तो ये जो दोस्त है ना, पूरा कचरा देखिए यहाँ फेंक रहा है, देख रहे हैं आप? पूरा कचरा जो है नाली में फेंक रहा है, पूरा गंदा करके रखा है अपना साइड। तो ये पूरा गुस्सा में है कि तुम्हारा वजह से जो है नाली कचरा से भर गया, या फिर छोटा सा जलधारा है, ये गंदा हो रहा है, हम लोग इसकी पानी या तो पीते हैं या फिर जो भी बोलिए कि नाली से सबका सामान मतलब पानी बहता है, इसमें कचरा बहाने का चीज़ नहीं है। तो ये देखिए पूरा कचरा बहा रहा है, इसका वजह से पूरा तना तनी हो गया दोनों के बीच, दोनों का 36 का आंकड़ा हो गया। तो 36 नाला और पानी, इससे आपको क्या याद हो जाएगा? उपधाराओं, यानी छोटी धारा को उपधारा कहते हैं। उपधाराओं या फिर नालों का बंदोबस्त नहीं किया जा सकता है, ये लिखा हुआ है। उन उपधाराओं या नालों का बंदोबस्त नहीं किया जा सकता है जो गांव की सीमाओं, शमशानों तथा कब्रिस्तानों, शिविर स्थानों, सीमा चिन्ह स्थलों, सार्वजनिक पथों, ग्राम मार्गों, जाहिर थान तथा अन्य पूजा स्थल पर हो। ठीक है, नेक्स्ट, आई होप 36 नंबर मैंने आपको याद करा दिया। अब देखते हैं 37। 37 है रैयतों को मवेशी चराने का अधिकार। ठीक है, रैयतों को मवेशी चराने का अधिकार।
दोस्तों पहले मैंने एक वीडियो आपको बताया था कि मवेशी के विषय में आएगा, तो आपको याद रखना है, एक एक है बैल, ठीक है, दूसरा है गाय और तीसरा है उसका एक प्यारा सा छोटा सा क्यूट सा बच्चा, ठीक है। तीनों साथ में चरते हैं, तीनों साथ में घास चरते हैं ताकि कोई भुलाए नहीं, ठीक है। तो यहाँ तो गाय ही हो गया, लेकिन चलिए मान लीजिए ये एक बैल है, ये एक गाय है और ये इन दोनों का एक छोटा सा क्यूट सा बेबी है। तीनों साथ में देखिए घास खा रहे हैं, मुंह में घास है। तो इससे आपको क्या याद रखना है कि मवेशी चराना है तो तीनों साथ में चरेगा। रैयतों को मवेशी चराने का अधिकार है और तीनों साथ साथ चरेंगे, और तीनों साथ मतलब 3 और 7, धारा नंबर 3 और 7। तो आगे पढ़ते हैं। गांव के सभी रैयतों को यह अधिकार होगा कि वे अपने मवेशियों को गांव के भीतर दर्ज चारागाह में तथा उपायुक्त द्वारा अलग किए गए चारागाह तथा संथाल परगना रेगुलेशन के अनुसार अलग की गई भूमि या वनों की वृद्धि के लिए छोड़ी गई भूमि पर चरा सकता है, ठीक है। तो चराएंगे तो कैसे चराएंगे दोस्तों? तीनों को साथ में चराएंगे, अलग अलग क्यों जाएंगे? एक बार बैल को ले जाएंगे, एक बार गाय को ले जाएंगे, फिर बछड़ा को नहीं, तीनों को हम साथ में ले जाएंगे चराने के लिए। एक बैल को ले जाएंगे और गाय को ले जाएंगे और दोनों के प्यारे से क्यूट से छोटे से बच्चे को भी ले जाएंगे साथ में, ठीक है। ये इमेज मुझे लगता है आप हमेशा याद रखेंगे, और ये आर्टिकल देखते ही आप जो है चुटकी बजाकर टिक कर देंगे। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है, देखिए अब दोस्तों देखिए तीनों गाय, कितना प्यारा छोटा सा क्यूट है, तीनों गाय जो है चर रहा है। आगे ले लेते हैं नेक्स्ट, हाँ ठीक है, यहाँ पे दिखाती हूँ मैं। तीनों देखिए, आपने देखा कितना प्यार से जो है घास खा रही थी। अब एक व्यक्ति ने कहा, सरकार को बोल दिया कि ये प्लॉट मुझे चाहिए, यहाँ कोई चारागाह नहीं रहेगा, मैं यहाँ पे अपना बस्ती बसाऊंगा, ये ज़मीन मुझे चाहिए। तो आप क्या करेंगे, एक बात बताइए। अभी हाल फिलहाल में अरावली वाला केस आया तो सभी लोग अड़ गए कि नहीं अरावली जो है पहाड़ियाँ नहीं टूटनी चाहिए, अड़ जाना है, एकदम जिद पे अड़ जाना है कि नहीं, ये हम किसी को ठेके पर देने नहीं देंगे, ये हमारे प्यारे मवेशी के लिए है, मवेशी ही यहाँ पे चारा चरेगी और कुछ नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कोई आबादी नहीं बसेगी, एकदम अड़ जाना है। अड़ जाना का मतलब क्या होता है दोस्तों? अड़ जाना का अर्थ होता है जिद करना, हट पकड़ लेना, या अपनी बात पर अड़े रहना है। हम सभी को मिलकर एकजुट होकर कहना होगा कि नहीं, ये जगह हमारे मवेशियों की चारागाह है तो मवेशियों का चारागाह ही रहेगा, कोई यहाँ पे आबादी नहीं बसेगी तो नहीं बसेगी। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा, अड़ जाना से 38, अड़ जाना से आपको याद रहेगा 38 नंबर धारा। और यहाँ क्या लिखा है, चारागाह भूमि के आबाद करने पर रोक। ऐसी भूमि जो ग्राम चारागाह या गोचर के लिए दर्ज है, किसी भी व्यक्ति द्वारा इसका बंदोबस्त नहीं किया जाएगा और ना ही इसे आबाद या चराई से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो आगे क्या लिखा है, यदि किसी गांव में चारागाह के रूप में अभिलेखित क्षेत्र जो है गांव के कुल आबादी रकबे, मतलब मुझे नहीं पता क्या होता है, रकबे के 5% से कम है ना, तो उपायुक्त जो है कोई बंजर भूमि को बोल सकता है कि जाइए यहाँ चारागाह आबाद कीजिए, ठीक है। बंजर भूमि में चारागाह भूमि के रूप में अलग रख सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 38 नंबर। आई होप आपको याद हो गया। नेक्स्ट है, अब देखो तीनों जो है साथ में चर रहे थे, ठीक है। अब तीनों साथ में चर रहे थे और उस भूमि पर अगला धारा में लड़ाई झगड़ा भी हो गया, अड़ गए लोग कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, जो है चारागाह वहाँ से नहीं हिलना चाहिए, ठीक है। तो चारागाह नहीं हिलना चाहिए, तो जो व्यक्ति जो है वहाँ पे बंजर भूमि मांग रहा था, उसको अपनी बातों पर बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ कि मैं क्यों ऐसा कर रहा था, तीनों साथ में कितने अच्छे खुश रहते हैं, इनको मैं कैसे अलग कर देता जानवर को, ठीक है। तो उसने जो है अपना क्या बोलते हैं उसको, आत्मग्लानि हुआ, तो उसने क्या किया ना दोस्तों, अपना भूमि से अलग एक क्या बोलते हैं तालाब, एक तालाब बनाया, ठीक है। मतलब अपना जो, जैसे हम कोई गलत काम करते हैं तो जब हमें उस चीज़ का रियलाइजेशन होता है तो हमको लगता है ना कि चलो हम कुछ अच्छा काम करते हैं जिससे हमारा पाप कुछ कम हो जाए। तो जो है उसने जो है तीनों के लिए, ठीक है, तीनों के लिए एक जलाशय बना दिया, ठीक है। तीनों के लिए क्या बना दिया, एक जलाशय बना दिया। किसने? वो व्यक्ति जो चारागाह वाला भूमि मांग रहा था अपना उपयोग के लिए, भसाने के लिए, उसको बहुत ज़्यादा आत्मग्लानि हुआ और अपने जोत से भिन्न कोई जगह था वहाँ पे तीनों के लिए इसने जो है जलाशय बनाया, ठीक है। तो इससे आपको याद रहेगा, रैयतों को अपने जोत से भिन्न जलाशय बनाने का अधिकार है, ठीक है। जमींदार की अनुमति से रैयत अपनी जोत से भिन्न जमीन पर सिंचाई या अन्य प्रयोजन के लिए पोखर तथा अन्य जलाशय बना सकता है, यानी या तो पीने के पानी के लिए या नहाने के लिए या सिंचाई के लिए जो है पोखर बना सकता है। साथ ही साथ जमींदार के साथ किए गए समझौते के अनुसार जलाशयों के मछलियों तथा अन्य उत्पाद का भी उपयोग कर सकता है। तो ठीक है दोस्तों, वो तो तीनों के लिए जलाशय बना दिया, ऐसा उसने दिखाया, ठीक है।
ऐसा उसने दिखाया कि एक ज़मीन है, ठीक है, तो हम चारागाह को कुछ नहीं करेंगे, पास में एक ज़मीन है, मेरे रैयत से दूर है, तो उस पे मैं इन तीनों के लिए जलाशय बना देता हूँ, तीनों के लिए जलाशय, तीनों के लिए जलाशय, ठीक है, तीनों के लिए एक जलाशय बना देता हूँ। और उसने सच में जलाशय बना दिया। और देखिए यहाँ पे पानी पीने के लिए आए हैं तीनों, ठीक है, तीनों पानी पीने के आए हैं। लेकिन दोस्तों वो एक नंबर का चालाक आदमी था, ठीक है। चालाक आदमी कैसे था? 40 चालाक, 4 से 40, 4 से 40 और 4 से चालाक। वो इतना चालाक था ना कि तीनों के लिए पोखर बनाया, लेकिन उसका मेन उद्देश्य था मछली पालना, ठीक है। और देखिए मछली से वो खूब पैसे कमा रहा था। बनाया था उसने तीनों के पानी पीने के लिए, तीनों के पानी पीने के लिए बनाया था, लेकिन वो जो है चालाक आदमी था और वो मछली पकड़ रहा था। खास तालाब या पोखर के संबंध में रैयत का मत्स्य अधिकार। तो देखिए ये बहुत चालाक था, इसने जो है एक तीर से दो निशाना लगाया और तीनों के लिए एक जलाशय भी बना दिया और मछली भी ये पकड़ने लगा। लेकिन अब इसका हस्तक्षेप कोई नहीं कर रहा था, ठीक है। ये मछली पकड़ रहा था, कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा था, क्योंकि ये भले ही अपने लालच के लिए किया था, लेकिन हमारी जो तीनों गाय है बहुत ही ज़्यादा खुश थी। तीनों जो है यहाँ से आराम से पानी भी पी रही थी और ये भी अपना मछली पकड़ ले रहा था। तो अनजाने में ही सही इसने बहुत ही अच्छा काम किया, ठीक है। तो इसने अनजाने में ही च से चतुराई दिखाई और च से 40, लेकिन चतुराई इसका जो है हमारी गायों के लिए और बैल के लिए, उसके बच्चे के लिए अच्छा साबित हुआ। और ये मछली भी पकड़ के पूरा एकदम सब कोई खुश हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब हमारा स्टोरी ख़त्म होता है 40 तक आर्टिकल। 41 का मैं आपको दूसरा तरीका से याद कराऊंगी। अब देखिए 41 मैं कैसे लिखूँगी? 41 ये है 4 और ये है 1, 41। तो दोस्तों जैसे मैं 4 लिख रही हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। एक डंडा, ठीक है, ये है दूसरा डंडा और ये है तीसरा डंडा, ठीक है। ये क्या है? 4। अगर मैं इसका एक डंडा इस तरह से, जैसे ऐसे है ये, ठीक, दूसरा डंडा ऐसे है, ठीक है, और तीसरा डंडा मैं नीचे ना ले जाकर अगर इससे जोड़ दूँ तो क्या होगा दोस्तों? ये एक या तो ट्रायंगल बन गया या फिर इस तरह से एक पहाड़ बन जाएगा। पहाड़ बनेगा कि नहीं? तो 4 का डंडा, 4 में से एक डंडा को मैं ज़रा सा हिला दूँगी, 4 में से एक डंडा को मैं थोड़ा सा हिला दूँगी, ट्विस्ट कर दूँगी, तो ये क्या बन जाएगा? एक पहाड़ बन जाएगा, ठीक है। तो ये 4 का 4 और 1 का 1, यानी 4 में से एक डंडा को हिलाएंगे, 4 में से एक डंडा को हिलाएंगे, 4 में से एक डंडा को हिला देंगे, तो ये बन जाएगा एक पहाड़। और पहाड़ से हमें क्या याद रखना है? किसी पहाड़िया गांव में बंजर भूमि या खाली जोत की बंदोबस्ती किसी गैर पहाड़िया के साथ किए जाने पर रोक है, ठीक है। किसी पहाड़िया गांव में बंजर भूमि या फिर खाली जोत की बंदोबस्ती किसी गैर पहाड़िया के साथ किए जाने पर रोक है दोस्तों, ठीक है। अंदर वाला पढ़ लेते हैं। किसी पहाड़िया गांव, जिस गांव को आयुक्त द्वारा पहाड़िया गांव घोषित किया गया है, में बंजर भूमि या खाली जोत का बंदोबस्ती जो है गैर पहाड़िया के साथ नहीं किया जा सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर, आई होप आपको याद हो गया। तो यहाँ देखिए मैंने आपको बता दिया, 4, 2 लाइन ऐसे रहने देंगे और तीसरा जो नीचे खींचते थे ना, इसको नीचे ना खींच के ऐसे सटा देंगे, तो ये एक बंद आकृति बन जाएगी, त्रिभुज। और त्रिभुज जैसा ही पर्वत होता है, ठीक है, पर्वत पहाड़ जो है ऐसा ही होता है, त्रिभुज जैसा। नेक्स्ट और आज का आखिरी, ठीक है, आज का आखिरी आर्टिकल मैं आपको याद करा रही हूँ, धारा नंबर 42। तो देखिए 4(2), इसका ट्रिक यही है, 4(2), एक कृषि है, रैयत भूमि, कृषि भूमि है, ठीक है। तो देखिए कृषि भूमि ऐसे रोड जाता है, 4 भागों में काट देता है इसको, ठीक है। तो एक भूमि यहाँ पे किसानी कर रहा है और एक यहाँ पे करता था, इसके बगल वाला ये भूमि और इसके बगल में ये भूमि देखिए कब्जा हो गया दोस्तों, कब्जा हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे किसानी कर रहा है और ये यहाँ किसानी कर रहा है, ये बहुत दिन से खाली पड़ा था तो यहाँ पर कब्जा कर लिया गया जा। तो ये फोटो देखकर भी आप समझ सकते हैं कि कब्जा से रिलेटेड है। तो क्या कब्जा? पढ़ते हैं पूरा। कृषि भूमि के अवैध दखलदार को बेदखल करने का प्रावधान, यहाँ से इसको बेदखल कर दिया, ये दोनों को, ठीक है, यहाँ से एकदम बेदखल कर दिया और यहाँ से इसको इसको यहाँ से बेदखल कर दिया गया। किसने किया? तो जब किसी व्यक्ति ने अवैध रूप से या अतिक्रमण के माध्यम से किसी कृषि भूमि का दखल प्राप्त किया हो, गैर मतलब यहाँ अवैध तरीके से मामला है, ठीक है, कब्जा तो अवैध तरीके से ही होता है। तो अवैध तरीके से अतिक्रमण के माध्यम से किसी कृषि भूमि का दखल प्राप्त किया है तो उपायुक्त स्वयं या आवेदन प्राप्त होने पर उस व्यक्ति को भूमि से बेदखल करेगा और किसी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराएगा, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ से आपको याद रहेगा। तो कृषि खेत आप तो देखे ही होंगे, थोड़ा सा रोड बना दिया जाता है इधर उधर से, तो 4 भागों में बढ़ जाता है, 4 भागों में बढ़ जाता है। यहाँ पे ये किसानी कर रहा था, एक यहाँ पे ये, तो इसका जो है कब्जा कर लिया गया ये ज़मीन और इसका ये ज़मीन कब्जा कर लिया गया, यानी कि 4 में से 2 ज़मीन कब्जा हो गया। तो यहाँ पे आपको याद रखना है 4(2), आर्टिकल 4(2),
और यहाँ पे कृषि भूमि है, तो ये फोटो से आपको याद ही रहेगा, कृषि भूमि के बारे में था। और गुड मॉर्निंग गाइस, आप सभी का स्वागत है जेपीएससी स्कॉलर हम में। दोस्तों, कल की वीडियो में मैंने आपको एसपीटी एक्ट का धारा अध्याय 4 कंप्लीट करा दिया है, जिसमें हमने धारा 27 से लेकर 42 तक याद किया, और वो भी जो है स्टोरी और पिक्चर के माध्यम से, ठीक है। और प्रश्न भी करवाया है ताकि आप जो है देख सके कि कौन सा प्रश्न किस तरह से आता है और मुझे क्या टिक करना है, ठीक है। तो ये सभी मैंने कल की वीडियो में आपको बताया है। अगर आप नहीं देख पाए हैं तो प्लीज़ वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रही हूँ, वहाँ से देख लीजिए, या फिर CNT SPT का एक स्पेशल प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे आपको ये वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम उससे आगे के अध्याय और धारा को याद करेंगे, ठीक है। तो आज मैं आपको याद कराऊंगी अध्याय नंबर 5, और 5 में जितनी धाराएं हैं उसमें हम देखेंगे। तो देखिए, अध्याय नंबर 5 है, ठीक है। अध्याय 5 में देखिए क्या लिखा है, लगान से संबंधित प्रावधान है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया लगान। लगान को अगर इंग्लिश में हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, LAGAN। तो काउंट कीजिए कितना हुआ, 1 2 3 4 और 5। तो यानी कि 5 आएगा, तो लगान का स्पेलिंग भी 5 है। 5 में हो जाएगा लगान से संबंधित प्रावधान, ठीक है। और इसका जो क्या बोलते हैं, लगान से संबंधित प्रावधान है, तो कितनी धारा में शुरू हो रहा है, तो लगान भी शुरू हो रहा है एल से। एल को हमें ऐसे नंबर में तोड़ना है जिसका अंतर 1 होना चाहिए, ठीक है। एल को हमें ऐसे नंबर में तोड़ना है जिसका अंतर 1 होना चाहिए, तो वो हो जाएगा 3 और 4, या फिर 4 और 3। तो 3 और 4 हम पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। 3 और 4 हमारा पहले हो चुका है, इसलिए इसको छोड़ के हम लेंगे 4 और 3। और एक बात बोल दूँ, 4 से इसलिए शुरू कीजिएगा क्योंकि देखिए एल को हम एक और डंडी लगाएंगे तो क्या बनेगा, 4 बनेगा। तो 4 से शुरू करना है, ठीक है। तो इससे पहले हमने 42 तक किया था, 43 के विषय में अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। 43 के विषय में हम अभी देख रहे हैं, हमने 42 तक कर लिया है। नहीं देखा आपने तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो लगान से संबंधित प्रावधान मैंने आपको बता दिया कि कहाँ से शुरू हो रहा है, 43 से शुरू हो रहा है, और समाप्त कहाँ पे हो रहा है, 42 से, और समाप्त हो रहा है 52 तक। तो ये मैं अभी आपको नहीं याद करा रही क्योंकि मेरे पास अभी ऐसा कुछ ट्रिक नहीं दिख रहा है। चलिए, लेकिन अभी हम देखते देखते याद कर लेंगे। पहला देखिए, 43 में क्या लिखा है, वस्तु रूप या जीन्स से लगान की वसूली पर रोक। अब वस्तु तो हम लोग जो है लगान कैसे चुकाते हैं, या तो किसी वस्तु के रूप में या फिर पैसे के रूप में। तो धारा नंबर 43 कह रहा है कि वस्तु रूप, जिसको जीन्स कहा गया है, वस्तु रूप में लगान की वसूली पर रोक लगा हुआ है, ठीक है। लगान की वसूली वस्तु के रूप में नहीं की जा सकती है, ठीक है। रोक मतलब नहीं की जा सकती। तो ऐसे तो हम अभी पढ़ रहे हैं कि धारा नंबर इतना है, इसलिए हमें याद है कि इसमें है। हमको कैसे याद रहेगा कि ये कौन सा धारा में दिया है, तो आप देखिए ऐसे याद रखिए। तो DC साहब ने लगान के विषय में कहा, तो D मतलब 4, ठीक है, और C मतलब 3। तो 4 और 3 में ऑर्डर पास किया कि वस्तु के रूप में लगान नहीं ली जा सकती है, ठीक है। वस्तु के रूप में लगान नहीं ली जा सकती। पहला ट्रिक, अगर ये भी काम नहीं करेगा तो आपको क्या याद करना है, 5 नंबर वाला मैंने आपको बताया, 5 का मतलब लगान, L मतलब L को हम 4 और 3 में तोड़ के करेंगे, तो 4 3 से शुरू हो रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए DC साहब ने क्या ऑर्डर दिया है, पहला ऑर्डर दिया कि वस्तु के रूप में लगान नहीं ली जा सकती है, ठीक है। दूसरा ऑर्डर इन्होंने दिया, मतलब ब्रैकेट में का है, यानी कि इन्होंने ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है। ऐसे याद रखिए, एक ऑर्डर की लिस्ट पास की जिसमें पहला नंबर उन्होंने लिखा कि वस्तु के रूप में लगान नहीं ली जा सकती, और पहला का यानी कि छोटा सा लाल पेन से उन्होंने लिख दिया कि लगान की किस्त और समय के विषय में। लगान की किस्त क्या है, 4 बराबर किस्तों में देना होगा, ठीक है। प्रत्येक तिमाही में 4 किस्तों में देना होगा। लगान की तारीख के सूर्यास्त से पूर्व अगर नहीं दिया गया तो लगान बकाया समझा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ दिया है वर्ष 1955 के SPT एक्ट संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया, इसलिए यहाँ पे का लगा हुआ है क्लॉज में। तो यहाँ पे अवधि दी गई है, ठीक है। लगान जो है वस्तु के रूप में नहीं ली जाएगी, और लगान की किस्तें एवं समय के विषय में बता दिया गया है। अब आगे देखते हैं, लगान देय कब अनिवार्य नहीं होगा। लगान देय कब अनिवार्य नहीं होगा, यदि किसी भूस्वामी या रैयत, मूल रैयत के हितों का हस्तांतरण हुआ है तो रैयत ग्राम प्रमुख या मूल रैयत द्वारा सद्भाव से दिए जाने वाले लगान के लिए दायी नहीं होगा, जब तक कि ऐसा हस्तांतरण का नोटिस रैयत, मूल रैयत या ग्राम प्रधान को ना दे दिया गया है। तो इसको दोस्तों मैं बोल रही हूँ पेंडिंग में रखिए, क्योंकि इसके विषय में हम अभी बाद में देखेंगे, क्योंकि मैंने सोचा नहीं। तो चलिए, अभी मैं आपको अच्छा सा याद कराती हूँ 45 नंबर आर्टिकल।
अब डाक मनी ऑर्डर द्वारा लगान का भुगतान। तो देखिए डाक द्वारा मतलब क्या होता है, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से। तो पोस्ट ऑफिस का स्पेलिंग क्या है, POST, पोस्ट 4, और ऑफिस का स्पेलिंग होता है OFFICE, OFFICE। तो 4 तो ठीक है दोस्तों, ऑफिस का स्पेलिंग में 6 लेटर हो गया, तो हमारा तो ट्रिक काम नहीं करेगा। ओ नो, इसको हटाइए, पोस्ट ऑफिस का स्पेलिंग मारिए गोली। तो देखिए डाक मनी ऑर्डर द्वारा लगान का भुगतान। तो मैंने आपको क्या बोला था दोस्तों, याद रखिए कि डाक जो होता है, डाक, ठीक है, डाक, मैं हिंदी में लिख देती हूँ। डाक मनी ऑर्डर जो है हम प्यारे से एनवेलप में भर कर देते हैं, ठीक है, और इसमें अपना नाम लिखते हैं, पता लिखते हैं। तो एनवेलप होता है ई से, ठीक है, ई होता है 5वां लेटर, या फिर ऐसे याद रखिए कि डाक एनवेलप जो है 5 रुपये में मिलता है, ठीक है। इसको हटा दीजिए, यहाँ याद रखिए डाक का हो जाएगा, डाक को तो कम से कम पोस्ट ले ही सकते हैं 4। और देखिए डाक, जब हम कोई डाक भेजने के लिए चाहते हैं दोस्तों, तो वहाँ एक एनवेलप खरीदना होता है जो कि 5 रुपये में मिलता है, ठीक है, 5 रुपये में मिलता है। तो इस तरह से याद रहेगा 45 नंबर। और खैर 46 पे याद है आपको, तो भी इसका संबंध पोस्ट ऑफिस से, इतना ध्यान रखिए। कैसे, देखिए हम सबसे पहले गए डाक मनी ऑर्डर के लिए 5 रुपये में खरीदे एनवेलप, उसमें भर दिए और डाक का भुगतान कर दिए, ठीक है, लगान का भुगतान कर दिए। अब हमारे मन में चिंता रहती है कि हमने तो भुगतान कर दिया, ये रिकॉर्ड में नहीं रहेगा तो कैसे पता चलेगा। तो उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, प्रत्येक रैयत के लगान का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य है, हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है, उसने कह दिया। तो इसको फिर भी डाउट है, तो इसने कहा ना कि नहीं मुझे रसीद चाहिए, तो इसको रसीद दे दिया गया, रैयत द्वारा चुकाए गए लगान और ब्याज का रसीद देना होगा, ठीक है। तो इसके बाद इसको रसीद दे दिया गया, और उसके बाद पोस्ट मास्टर ने कहा कि इसका जो लेखा है राज्य सरकार भी रखती है, इसलिए रसीद अच्छे से रखिएगा, लेखा बही तथा रसीद का प्रारूप राज्य सरकार बनाएगी। तो इसमें ये दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको नहीं याद रहेगा एक छोटा सा स्टोरी कि आप गए पोस्ट ऑफिस पे मनी ऑर्डर करने के लिए, तो आपने 5 रुपये का एक एनवेलप खरीदा, ठीक है, और उसमें अपना पैसा भर के अच्छे से सील करके नाम पता लिख के आपने दे दिया। उसके बाद आपने जो है चिंता थी तो आपने पूछा कि रिकॉर्ड तो रहता है ना, तो उसने कहा बिल्कुल रिकॉर्ड रखते हैं, साथ ही हम लोग जो है क्या बोलते हैं, रसीद भी देते हैं, ठीक है। पहले आपने पैसा भरा, मनी ऑर्डर भरा, एड्रेस लिखा, पोस्ट मास्टर को दिया, ठीक है। पोस्ट मास्टर ने सबसे पहले अपने कागज़ पे लिखा इसको कि इसने 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 ये दिया है, यहाँ पहुँचाना है। उसके बाद उसने फट से आपको एक रसीद दे दिया, ठीक है, रसीद दे दिया, और साथ ही ये भी बताया कि रसीद को अच्छे से रखिएगा, राज्य सरकार जो है बाद में मांगेगी। तो यहाँ राज्य सरकार आ गया, लेखा बही और रसीद का प्रारूप राज्य सरकार बनाएगी, ठीक है। 49 नंबर नहीं दिया है तो हम लोग भी छोड़ देते हैं। उसके बाद देखिए खास परिस्थितियों में लगान में कमी, तो ठीक है 100% लगान था, कमी करके सीधा 50% कर दिया, ठीक है। लगान 100% था, सीधा आधा कर दिया, यानी कि 50% कर दिया। तो यहाँ पे लिख देना है 50 मतलब 50%। खास परिस्थितियों में लगान में कमी करना, इसमें दिया हुआ है लिखित आदेश द्वारा किसी क्षेत्र में जमाबंदी रैयत के जोत का या गांव या हल्का या रैयतों के किसी वर्ग के भूमि का बंदोबस्त संताल, जो भी है दोस्तों पढ़ लीजिए। यहाँ लिखा है ऐसा जोत या क्षेत्र के भूस्वामी द्वारा नोटिस के बावजूद 6 माह के भीतर सिंचाई की व्यवस्था करने में असमर्थ हो रहा हो उसको, और 7 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए कम, ठीक है, आप पढ़ लेना इसको, बस मैंने आपको धारा याद करा दिया, ठीक है। 50 में तो ठीक है, 50% कर मतलब 100 से सीधा जो है 50% यानी लगान में कमी कर दी गई। लेकिन टाइम की कमी भी अगर मिल जाती सरकार तो बहुत अच्छा होता, यानी हम लेट से कर चुकाते। तो अगला धारा में याद रख लीजिए, लगान में कमी की अवधि दी गई है, ठीक है। उसके बाद धारा नंबर 52 में दिया हुआ है विधिवत देय लगान के अतिरिक्त वसूली पर जमींदार को दंड। तो देखिए 52 में क्या दिया हुआ है, 52 में दिया है विधिवत देय लगान के अतिरिक्त वसूली पर जमींदार को जो है दंड दिया गया। अब मान लीजिए आपसे जो है बोला गया था कि 100 से सीधा हम लगान 50 कर देंगे, ठीक है, 50% कर देंगे। इसके साथ ही कहा गया कि समय अवधि भी हम जो है बढ़ा देंगे, लेकिन इसके बावजूद दोस्तों आपसे लगान ज़्यादा ले लिया गया, तो आप सीधा जो है न्यायालय में ना जाकर सीधा राष्ट्रपति भवन पहुंच गए, ठीक है, राष्ट्रपति भवन पहुंच गए सीधा। कल्पना कीजिएगा तो हो जाएगा दोस्तों। तो 52 से हो जाएगा राष्ट्रपति, आपको पता भी है 52 आर्टिकल में राष्ट्रपति के विषय में चर्चा है, तो यहाँ से हो जाएगा भवन, सीधा 52 से आप राष्ट्रपति भवन पहुँच गए, क्योंकि आपको वादा किया गया था कि 100% से सीधा 50% कर दिया जाएगा,
और साथ ही 51 में क्या लिखा है कि आपको अवधि भी बढ़ाया जाएगा, लेकिन आपसे टाइम पे पैसा भी ले लिया गया और ज़्यादा भी वसूला गया, जिसके कारण आप राष्ट्रपति भवन पहुंच गए और आपने जो है उसके खिलाफ कार्रवाई की, जिसके कारण जमींदार को दंड मिला। यदि कोई जमींदार या उसका अभिकर्ता अपने रैयत या खास ग्राम या मूल रैयत से देय लगान के अतिरिक्त कुछ और वसूलता है तो 6 माह का साधारण कारावास और 500 रुपये जुर्माना या दोनों हो जाएगा। ठीक है, 6 महीने का कारावास और 500 रुपये का जुर्माना या फिर दोनों। तो दोस्तों देखिए मैंने कौन कौन सा याद करा दिया आपको, चलिए देखते हैं। पहले देखिए लगान अध्याय नंबर मैंने आपको याद करा दिया। लगान होगा तो 2 2 4 1 5 5 नंबर पे है। ठीक है, या फिर 5 रुपये के एनवेलप में भर के आप लगान चुकाते हैं, ऐसे भी याद रखिए। ठीक है, यानी कि इसमें लगान से संबंधित प्रावधान है। अब शुरू कहाँ से होगा, कौन सा आर्टिकल से, तो इतना याद रखिए कि डीसी ने ऑर्डर दिया है। ठीक है, डीसी ने ऑर्डर दिया है कि लगान जो है वस्तु के रूप में नहीं लिया जा सकता। तो डी मतलब 4, सी मतलब 3, 43 ऐसे याद रखिए। या फिर लगान का एल को 2 भागों में बांट दीजिए, अगर मैथ अच्छा है तो ऐसा भाग में जिसमें जिसमें एक डिफरेंस हो और सबसे पहले बड़ा वाला रखना है। तो 4 तिये का 12 होता है, एल मतलब 12वां लेटर, और 4 तिये 12 होता है। ठीक है, तो 4 3 से शुरू हो रहा है और राष्ट्रपति भवन पे समाप्त हो रहा है। अब चलिए, हमको तो 52 में याद हो गया कि लगान ज़्यादा हमसे लिया गया था तो हम सीधा पहुँच गए थे राष्ट्रपति भवन। भवन से 52, 50, 51, 52, आई होप हिंदी जानते होंगे आप। तो ठीक है, चलिए हमारा डीसी से याद हो गया कि वस्तु के रूप में लगान की वसूली नहीं होगी। ठीक है, और उसके बाद इसमें ब्रैकेट में डीसी साहब ने क्या ऑर्डर दिया कि लगान की किस्तें और समय जो है इसके विषय में दिया है कि 4 बराबर किस्तों में देना होगा प्रत्येक तिमाही, यानी 3-3 महीने करके। तो यहाँ से भी तो आपको याद हो गया कि 3-3 महीने करके 4 किस्त में देना है। 4 3 3 4 उलट गया। ठीक है, दूसरा 44 नंबर मैंने आपको नहीं याद कराया, देखते हैं क्या दिया इसमें। लगान दे कब अनिवार्य नहीं होगा, तो कब अनिवार्य नहीं होगा, यदि किसी भूस्वामी या मूल रैयत के हितों का हस्तांतरण हुआ है तो। अच्छा, ये तो पढ़ लिया मैंने, तो इसका कैसे याद रखेंगे हम। ठीक है, लगान की राशि कितनी थी, एनवेलप में भर के हमें देना था लगान 5 रुपये के एनवेलप में, पर आपने देखा गिन कर तो आपके पास सिर्फ 4 रुपये था। तो आपने फिर से एक बार गिना, फिर देखा आपने 4 रुपये, जब 4 रुपये है तो 4 ही बार आएगा ना। तो आपने 2 बार कन्फर्म किया तो आपके पास मात्र 4 रुपये थे। फिर से आपने काउंट किया तो मात्र 4 रुपये थे, तो आप नहीं दे पाएंगे। ठीक है, क्योंकि एनवेलप का ही रेट है 5 रुपया, तो आप कैसे देंगे लगान। तो यहाँ लिखा हुआ है लगान दे कब अनिवार्य नहीं होगा। तो आप जान जाइए जब आपके पास 4 रुपये रहेगा, फिर से गिनेंगे 4 रुपये रहेगा तो आप लगान नहीं दे पाएंगे, क्योंकि लगान जो है 5 रुपये के एनवेलप में भर के पोस्ट ऑफिस में देना होता है। तो दोस्तों इस तरह से मैंने अध्याय 5 के सारे आर्टिकल आपको याद करा दिए हैं। एक बार आप कल्पना करके देखिए। तो लगान जो है, लगान के विषय में सबसे पहले ऑर्डर किसने जारी किया, डीसी ने ऑर्डर जारी किया। क्या ऑर्डर जारी किया कि लगान को वस्तु के रूप में नहीं लिया जा सकता है। ठीक है, वस्तु के रूप में नहीं लिया जाएगा। और साथ ही ब्रैकेट में उसने क्या लिखा, ब्रैकेट में इसलिए लिखा क्योंकि 43 का कहा है। ब्रैकेट में उसने लिखा कि लगान की राशि जो है 4 किस्तों में दी जाएगी और 3-3 महीना पे, प्रत्येक तिमाही पे। उसके बाद जो है अब जो है कार्यक्रम शुरू होगा लगान देने का। तो आप गए पोस्ट ऑफिस। ठीक है, पोस्ट ऑफिस में मनी ऑर्डर के जरिए आपको लगान देना था। ठीक है, तो पोस्ट ऑफिस मनी ऑर्डर, पोस्ट का स्पेलिंग है तो इससे 4 ले लीजिए और ऑफिस को छोड़ दीजिए। तो पोस्ट के माध्यम से जब आप मनी ऑर्डर दे रहे हैं तो 5 रुपये के एनवेलप में भर के देना होता है। ठीक है, याद रखिए। और 44 नंबर कैसे याद रखेंगे, इस वजह से आप जो है नहीं दे रहे हैं क्योंकि आपके पास 4 ही रुपये है। 2 बार आपने गिना, दोनों बार आपके पास 4 ही रुपये था। तो इसमें लिखा है कि लगान दे कब नहीं होगा। ठीक है, अनिवार्य नहीं होगा। इससे हमें धारा नंबर 43 याद हो गया, 43 का याद हो गया, 44 याद हो गया, 45 मैंने आपको याद करा दिया पोस्ट ऑफिस से। उसके बाद देखिए पोस्ट ऑफिस में आपने जो है भर के दे दिया 5 रुपये के एनवेलप में। उसके बाद जो है सबसे पहले जो है पोस्ट मास्टर लिखते हैं अपने कागज़ में। ठीक है, अपना रसीद बनाते हैं कि ठीक है हमें रिसीव हुआ है ए नाम के व्यक्ति से मनी ऑर्डर। उसके बाद वो आजकल तो डिजिटल हो गया है तो वो कंप्यूटर पे चढ़ाता है और एक रसीद निकाल के फट से आपको दे देता है। ठीक है, 47 में हो जाएगा रसीद। उसके बाद ये रसीद जो है अच्छे से सलाह देता है रखने के लिए, क्योंकि राज्य सरकार जो है, राज्य सरकार इसका उपयोग करेगी। रसीद राज्य सरकार लेखा बही के रूप में इसका प्रयोग करेगी, इसलिए धारा नंबर 48 एक एक पढ़ा रहे हैं हम। ठीक है, 45 से 46 में हम लोग रिकॉर्ड रखेगा वो, फिर 47 से रसीद आपको देगा और 48 में राज्य सरकार रखेगी। 49 नहीं दिया है तो छोड़ दिया हमने। और 50 में मैंने क्या बताया कि खास परिस्थिति में लगान जो है 100 से डायरेक्ट कर दिया गया 50%। ओके, यानी कि एकदम आधा।
उसके बाद 51 में क्या दिया हुआ है कि आपके लिए जो है अवधि भी बढ़ा दी गई है। ओके, लगान चुकाने की अवधि में कमी, क्या लिखा है, लगान में कमी की अवधि, लगान में कमी की अवधि लिखा हुआ है, समझ जाइएगा। और अगर दोस्तों इतना होने के बावजूद अगर आपसे ज़्यादा कोई कर वसूल करना है तो सीधे आप राष्ट्रपति भवन पहुंच जाइए, ठीक है, कहीं नहीं जाना है, न इधर न उधर, सीधा पहुंचना है राष्ट्रपति भवन, भवन से हो जाएगा 52, ठीक है। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जेपीएससी स्कॉलर हब में। तो एसपीटी एक्ट में हमने अध्याय 5 तक और जितनी धाराएं 5 तक दी है 52 तक हमने सारा कर लिया है ट्रिक से। आज हम इससे आगे बढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पुराने वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। SCNT SPT नाम से एक प्लेलिस्ट होगा, उसमें सारा वीडियो मतलब डला हुआ है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, आज अध्याय नंबर 6 से शुरू करते हैं। तो अध्याय 6 में दिया हुआ है खास प्रयोजनों के लिए भूस्वामी द्वारा भूमि का अधिग्रहण। तो शॉर्ट्स वाले वीडियो में मैंने आपको, एक मिनट, इसका एक ट्रिक छोटा सा बताया था, लेकिन चलिए हम इसमें देखते हैं। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, खास प्रयोजनों के लिए भूस्वामी द्वारा भूमि का अधिग्रहण किया जा सकता है। अध्याय नंबर 6 में दिया है और मात्र एक ही धारा दिया हुआ है 53। तो ये इजी हो गया याद करना। तो देखिए पहले डिस्क्रिप्शन पढ़ ले रही हूँ, उसके बाद जो ट्रिक है वो अच्छे से आपको याद हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऐसा चीज़ दिया ही है। कतिपय प्रयोजनों के लिए भूस्वामी द्वारा भूमि का अर्जन। भूस्वामी निम्नलिखित प्रयोजन हेतु भूमि का अर्जन कर सकता है। पहला, जिसका संबंध जोत, ग्राम अथवा भूस्वामी के हित में हो, भवन निर्माण तथा किसी धार्मिक, शैक्षणिक एवं सिंचाई व्यवस्था के लिए, खान, उद्योग या फिर कृषि की उन्नति के लिए, सरकार की किसी राष्ट्रीय नीति को प्रभावी करने के लिए और उपरोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के अर्जन से संबंधित आवेदन भूस्वामी उपायुक्त को देगा, ठीक है। ये भी लाइन याद रखिएगा, उपायुक्त को देगा। उपायुक्त उचित जांच के पश्चात ऐसे अधिग्रहण को अनुमति दे सकता है या फिर उसे अस्वीकार कर सकता है। उपायुक्त अनुमति देने से पूर्व प्रभावित रैयत या संबंधित जोत का अधिकार रखने वाला कोई व्यक्ति को अपने समक्ष उपस्थित होने का आदेश देगा तथा उसकी आपत्तियों को जानने का प्रयास करेगा, ठीक है। जैसे आप ही का जोत है, लिया जा रहा है, अधिग्रहित किया जा रहा है, तो आपके या आपके जो भी पक्ष लेने वाले हैं उनको बुलाया जाएगा, व्यक्ति को अपने समक्ष उपस्थित होने के लिए आदेश दिया जाएगा और उसकी आपत्तियों को जानने का प्रयास किया जाएगा। उपायुक्त प्रभावित रैयत के लिए क्षतिपूर्ति का निर्धारण करेगा और जिसे देकर भूस्वामी भूमि का अधिग्रहण कर सकता है। कब्जा प्राप्त करने के 5 वर्ष के भीतर यदि भूमि का उपयोग न किया गया तो अधिग्रहण हुआ जो जमीन है वो उपायुक्त आदेश देकर संबंधित रैयत को भूमि वापस दे देगा, ठीक है, समझ गए। तो गाइस देखिए, जब ये बात सुना, गांव वालों ने सुना कि खास प्रयोजन के लिए हमारी भूमि जो है इसका अधिग्रहण किया जा सकता है, तो सब ने कहा ना कि बस बोलने के लिए खास प्रयोजन के लिए है, ये बस अपने लाभ के लिए भूमि का अधिग्रहण करेंगे, इसलिए सब निंदा करने लगे। निंदा में निंदा वाला शब्द क्या, छी छी। तो छी छी सब बोलने लगे, छी 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 छी, खास प्रयोजन के नाम पर हमारी भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। तो सब जो निंदा करने लगे, निंदा करना को देसी भाषा में क्या बोलते हैं, छी छी बोलते हैं। तो छी से हो जाएगा 6, अध्याय नंबर 6 में, ठीक है। और सब ने कहा कि नहीं, ऐसे जमींदार हमारे गांव में नहीं होने चाहिए। सब ने कहा कि इसको तीर से मार देंगे, हम लोग तीर से मार देंगे। तो तीर से 53 हो जाएगा। तो आप बोलेंगे कि 63 भी तो हो सकता है, तो 63 नहीं होगा, क्योंकि अध्याय 6 है तो 6 और 0 60 से पहले वाला होना चाहिए, ठीक है। 60 के ऊपर हमारा लिमिट है, 60 के ऊपर नहीं जाएगा। तो ये वाला आई होप आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि याद नहीं हुआ, लेकिन आप प्रश्न देखेंगे ना तो आप खुद से टिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट है 7 नंबर, न्यायिक प्रक्रिया। तो देखिए, न्याय की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है। इसमें अगर आपका साथ कोई नहीं देगा तो बहुत ही मुश्किल होता है। साथ देने वाला होना चाहिए, या फिर जो न्याय प्रिय लोग होते हैं वो जरूर आपका साथ देते हैं, ठीक है। तो 7 से 7 और न्याय से न्यायिक प्रक्रिया, ठीक है। और धारा नंबर तो मैंने आपको याद कराया है, उस वाले वीडियो को देख लीजिएगा कैसे याद कराया। इसमें देख लेते हैं, धारा नंबर 54 से लेकर 63 तक दिया हुआ है। तो 54 में क्या है, चलिए पहले पढ़ते हैं। किसी प्रक्रिया के संबंध में राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति। किसी प्रक्रिया के संबंध में राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति। यदि किसी प्रक्रिया से संबंधित इस अधिनियम में प्रावधान नहीं है तो राज्य सरकार इससे संबंधित नियम बना सकती है, जब तक नियम न बने या बन जाने पर उसके तथा पूर्व के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संबंधित मामलों का निपटारा होगा, ठीक है दोस्तों। तो नियम बना रहे हैं, धारा नंबर 54 में दिया हुआ है। तो देखिए, न्यायिक प्रक्रिया मैंने बताया आपको
कि न्यायिक प्रक्रिया जो है 7 में दिया है, अध्याय 7 में, और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको याद कराया था, लेकिन यहाँ फिर से मैं बता देती हूँ। तो देखिए न्याय कौन करता है, अगर आप किसी गाँव में रहते हैं तो न्याय कौन करता है दोस्तों, पंच करता है, पंच। पंच मतलब प से 5 और ओ ज लिख दिया मैंने ना, पंच, ठीक है। तो पंच में प से हो जाएगा 5 और च से 4। तो न्याय कौन करेगा दोस्तों, पंच करेगा न्याय। लेकिन ये पंच को कौन मतलब नियुक्त करेगा, तो राज्य सरकार, ऐसे याद रखने के लिए, ठीक है। पंच को कौन नियुक्त करेगा, राज्य सरकार नियुक्त करेगा। और पंच जो है, पंच मतलब 5 और 4, पंच का काम क्या है, न्याय दिलाना। तो ऐसे याद रखिए, न्याययुक्त वाला धारा में है। और पंच जो ये पंच को कौन नियुक्त करता है, राज्य सरकार। राज्य सरकार नियम बनाता है, ठीक है। तो किसी प्रक्रिया के संबंध में राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति है, ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट है 5.5, लगान वसूली के संबंध में रैयत के विरुद्ध लगातार मुकदमे के विषय में है। इसमें लिखा है कि अगर मुकदमा कर दी गई है और मुकदमे की तारीख से 6 महीने तक रैयत के विरुद्ध लगान वसूली से संबंधित दूसरा मुकदमा दायर नहीं किया जाएगा। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले देखिए 2 मुकदमे की बात हो रही है, 2 मुकदमा, ठीक है। तो लगातार मुकदमा है, तो मान लीजिए ये हुआ एक मुकदमा, एक मुकदमा, क्या हो गया, 2 मुकदमा। अब 2 इसको देख रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, ये 11 हो गया। और 11 को अगर हम पंच वाला 5 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 55, ठीक है। तो 55 जब भी देखिएगा आप 55, तो आप ऐसे याद रखिए कि इसमें 2 मुकदमे की बात है और पंच वाला 5 है इसलिए, वरना 44, 43, 22 भी है, लेकिन नहीं, हमें ध्यान रखना है कि पंच वाला लाइन कहाँ पे, पंच 5 और 4 वाला में, तो इसका आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद आएगा 55। तो 55 को कैसे याद रखना है, पंच ने कहा है कि एक साथ 2 मुकदमे नहीं हो सकते हैं, ठीक है, एक साथ 2 मुकदमे नहीं हो सकते हैं। तो 11 25 55 ऐसे याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों अच्छा ट्रिक है, ऐसे चिंता मत कीजिए, हर ट्रिक जो है बहुत अच्छा परफेक्ट नहीं होता है, इसलिए ध्यान रखिएगा, लेकिन टिक कर लीजिएगा एकदम पक्का, मुझे यकीन है, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे शॉर्ट्स भी अपलोड करते रहती हूँ और आप देखते होंगे जहाँ मैं उसका उत्तर तुरंत दे पाती हूँ ट्रिक के माध्यम से, तो आप भी दे देंगे। तो इसे याद रखना, 55 में लगान वसूली के संबंध में रैयत के विरुद्ध लगातार मुकदमा नहीं किया जाएगा 6 महीने तक। नेक्स्ट, बेदखली। उपायुक्त के आदेश के बिना किसी भूमि से किसी भी व्यक्ति को बेदखल नहीं किया जा सकता है। जहाँ कोई रैयत अपने संपूर्ण भूमि या जोत से बेदखल कर दिया गया है तो उपायुक्त अपने विवेकानुसार उसे उसके निवास स्थान पर कब्जा बनाए रखने के लिए अनुमति दे सकता है और उसके लिए उपायुक्त लगान का निर्धारण कर सकता है, ठीक है। ये दिया हुआ है 56 में। तो देखिए, सब लोग मिलकर एक छोटा सा स्टोरी गढ़ते हैं, हम लोग स्टोरी बनाते हैं, ठीक है। सब लोग पंच के पास पहुँच गए, ठीक है, पंच के पास पहुँच गए, क्यों पहुँच गए, क्योंकि एक किसान था, छोटा सा गरीब सा किसान था, उसने लगान नहीं दिया था, ठीक है, उसने लगान नहीं दिया था, रैयत था, एक छोटा सा रैयत था जो अपना लगान नहीं दे पाया था, तो सब उसके पीछे पड़ गए, पंच के पास पहुंच गए, ठीक है। क्योंकि वो नहीं दे पाया था, आपने भी स्टोरी में देखा ही होगा कि, आपने स्टोरी में देखा ही होगा, बचपन से ही देखा होगा कि जब रैयत कर नहीं दे पाता है तो उसके विरुद्ध जो है पूरी दुनिया समझे पड़ जाती है और वो कर्ज के जाल में फंस जाता है। तो यहाँ एक और छोटा ट्रिक है, 55 से बचपन का लीजिए, बचपन से ही आप अब देखते आ रहे हैं, लगान वसूली के लिए रैयत के विरुद्ध जो है लगातार उसको परेशान किया जाता है। तो ये ट्रिक है, लगातार परेशान किया जाता है बचपन से, यानी 55 नंबर में है। उसके बाद दोस्तों उसको बेदखल करने की धमकी भी दी जाती है, ठीक है। बचपन से आपने क्या देखा, रैयत को जो है बार बार परेशान किया जाता है, बार बार मतलब दोबारा मुकदमा नहीं होगा, और उसके बाद उसको अंत में जो है उसको बेदखल किया जाता है, बेदखल कर दिया जाता है। तो मान लीजिए बचपन में आपने देखा ये चीज़, उसके बाद एक आर्टिकल बढ़ाइएगा तो 56 आ जाएगा, तो उसको बेदखल कर दिया गया, ठीक है। हालांकि अंदर पढ़िएगा तो उसको बेदखल नहीं किया जा सकता, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बेदखल उसको कर दिया गया तो उसको अपील करने के लिए कहा गया। तो देखिए, रैयत होते हैं, किसान जो होते हैं वो उतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो नहीं कर पाते हैं अपील, लेकिन लोगों ने उसे समझाया कि अपील करना बहुत ही ईजी है, ठीक है। ईजी, ई मतलब 5वें स्थान पे आता है, जी 7वें स्थान पे आता है। तो इससे आपको याद रहेगा कि अपील करना बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है, अपील करना ईजी है, ई और जी, ई मतलब हो जाएगा 5वां लेटर और 7वां लेटर हो जाएगा जी, ठीक है। इससे तो एकदम याद रहेगा कि अपील के बारे में लिखा है 57 में। अब देखते हैं अंदर क्या है, क्योंकि प्रश्न अंदर से भी आता है। इस अधिनियम के अधीन निम्नलिखित प्रकार के आदेशों के विरुद्ध अपील की जा सकती है। पहला है, यदि आदेश उपायुक्त के अधिकारों का प्रयोग करने वाले उपसमाहर्ता द्वारा दिया गया हो तो अनुमंडल पदाधिकारी के पास जिसे उपायुक्त ने इस संबंध में अधिकार दिया है अपील की जा सकती है। तो यहाँ आपको याद रखना है, उपसमाहर्ता द्वारा किया गया हो तो अनुमंडल पदाधिकारी के पास, उपायुक्त के अधिकार का प्रयोग किया गया है तो अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा दिया गया हो तो उपायुक्त के पास, ठीक है। अनुमंडल पदाधिकारी के
द्वारा किया गया है तो उपायुक्त के पास, और उपायुक्त द्वारा किया गया है तो आयुक्त के पास, ठीक है, कमिश्नर के पास अपील होगी, ठीक है, इतना याद रखना है आपको। यदि आदेश आयुक्त द्वारा दिया गया है तो राज्य सरकार की नियुक्त किसी न्यायाधीश के पास अपील की जा सकती है, ठीक है। अपील कैसे करना है तो आप देख लिया, आप एक बार आप वीडियो पॉज करके एक बार पढ़ लीजिएगा। तो अपील करना तो मैंने बता दिया आपको, बहुत ईजी काम है, ठीक है। अब एक बार आप सीख गए दोस्तों, अगर एक बार आप अपील करना सीख गए, ईजी काम था, ठीक है, ईजी काम था जो कि आप सीख गए, तो एक बात बताइए, एक बार सीख गए तो क्या दूसरी बार अपील नहीं कर पाएंगे आप? बिल्कुल कर पाएंगे। तो 58 में लिखा है दूसरी बार अपील। पुनरीक्षण के संबंध में धारा 59 के प्रावधानों के अधीन रहकर सभी दशाओं में अपीलीय आदेश जहां नीचे के न्यायालय के निर्णय को अभिपुष्ट या अभिपोषण किया गया हो अंतिम होगा, और दूसरी अपील की अनुमति नहीं दी जाएगी। यहाँ लिखा है नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो दूसरी अपील की चर्चा तो कम से कम है ना 58 में, नहीं की जाएगी, ठीक है। अंदर का भी पढ़ते रहिएगा, ये नहीं कि ऊपर की ट्रिक से ही काम चलेगा, नहीं। दूसरी अपील की बात है 58 में, ठीक है। पहला वाला इजी था इसलिए इजी से कर लिया, दूसरी बार अपील नहीं कर सकते हैं आप, या फिर कर लीजिएगा, याद करने के लिए कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ दिया हुआ है कि धारा 59 के प्रावधानों के अधीन रहकर सभी दशाओं में अपीलीय आदेश जहाँ सभी, देखिए यहाँ क्या लिखा, सभी दशाओं में अपीलीय आदेश जहाँ नीचे के न्यायालय के निर्णय को अभिपुष्ट किया गया हो अंतिम होगा, और दूसरी अपील नहीं की जा सकती, सभी दशाओं में रहकर, ठीक है। तो 59 धारा पढ़ना होगा, 59 में ऐसा क्या दिया हुआ है, ठीक है। फिलहाल अभी याद रखिए कि अपील करना बहुत इजी काम है, और दूसरी बार अपील करना भी इजी है, भले आप नहीं कर सकते अलग बात है, ऐसे याद रखिए। अपील करना बहुत इजी काम है, और हालांकि दूसरी बार अपील नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरी बार बढ़ के 57 से 58 आगे देखते हैं। यदि उपायुक्त या अपर समाहर्ता के नीचे के न्यायालय के निर्णय को परिवर्तित किया गया हो तो अपीलीय अधिकार से निहित अनुमंडल पदाधिकारी ने यदि अपीलीय आदेश दिया हो तो उपायुक्त के पास अपील की जाएगी, वही चीज़ दिया है। चलिए आगे देखते हैं। पुनर्निरीक्षण। अब देखिए ये आर्टिकल 59 और 60 एकदम याद रखने का है, क्योंकि इससे प्रश्न जो है मैंने आपको दिखाया। आयुक्त या अथवा उपायुक्त ने स्वप्रेरणा से अथवा अन्य रूप से अपने नियंत्रण के अंतर्गत किसी न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय या किसी मुकदमे का अभिलेख मांग सकता है, ठीक है। क्या लिखा है, आयुक्त या उपायुक्त ने स्वप्रेरणा से अथवा अन्य रूप से अपने नियंत्रण के अंतर्गत किसी न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय या किसी मुकदमे का अभिलेख मांग सकता है जिस पर अपील ना हो, ठीक है। परंतु किसी पक्ष के आवेदन पर आयुक्त ऐसा आदेश नहीं देगा, किसी पक्ष के आवेदन पर आयुक्त ऐसा निर्णय नहीं देगा जब तक कि उपायुक्त अथवा अपर समाहर्ता ने अपील पर सुनवाई की हो और आदेश दिया हो। उपायुक्त लिखित आदेश देकर अपने नियंत्रण के अंतर्गत किसी अनुमंडल पदाधिकारी को अधिकृत कर सकता है कि वह ऐसे उप समाहर्ता जो आयुक्त के नियंत्रण के अंतर्गत किसी अनुमंडल पर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, छोटा सा मैं एक कहानी बनाती हूँ। एक अधिकारी है, ठीक है, वो 60 वर्ष की उम्र में रिटायर होने वाला है, ठीक है। 60 वर्ष की उम्र में रिटायर होने वाला है, तो उसने सोचा कि जाते जाते क्यों ना कुछ समाज के कल्याणकारी कार्य को किया जाए, ठीक है, कल्याणकारी कार्य किया जाए। और वो पूरा सोचने लगा, ठीक है, पूरा निरीक्षण करने लगा अपने आप पर कि मैं ऐसा क्या ही करूं कि मतलब जाते जाते मैं कुछ अच्छा काम कर पाऊं। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं कोई ऐसा मामला जिसमें निर्णय किसी मुकदमे का अभिलेख मैं मांग लूँ और उस पर कुछ मैं विचार करूँ, ठीक है। मैं भी हमसे कुछ गलती हो गया हो तो हम देख लेंगे, ठीक है। तो इसमें है रिवीजन। वो पहले रिवाइज करने लगा अपने मन में कि ऐसा कोई केस मुझे याद आ रहा है जिसमें मैंने कोई ऐसा निर्णय दिया था जो गलत था। पहले वो विचार ही कर रहा है, ठीक है, रिवीजन ही कर रहा है अपने मन में। उसके बाद 60 नंबर देखिए, पुनर्विलोकन। तो देखिए पुनर्विलोकन आपने पढ़ा होगा, भारत में धारा 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट को पुनर्विलोकन की शक्ति होती है, यानी कि वो अपने कोई भी निर्णय फिर से उसको देख सकते हैं कि कहीं उसमें कुछ गलती है कि नहीं। तो अभी तो देखिए ये अपने मन में रिवाइज ही कर रहा था। इंग्लिश वाला ज़्यादा देखिएगा इंग्लिश, क्योंकि हिंदी वाला थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाएंगे। रिवीजन कर रहा था कि ऐसा कोई मामला है जिस पर मैंने कोई अच्छा निर्णय नहीं लिया था या फिर कोई गरीब को कोई प्रॉब्लम हुई थी। तो जब वो 60वें वर्ष में घुसा, यानी कि जब रिटायर होने का समय आया, तो उसको कोई ऐसा मिल गया, ठीक है, और उसने अपनी भूल चूक को सुधार लिया, ठीक है, भूल चूक को सुधार लिया, पुनर्निरीक्षण पुनर्विलोकन कर लिया। पुनर्विलोकन की शक्ति जो है आपको पता है सुप्रीम कोर्ट को भी प्राप्त है और हाई कोर्ट को भी प्राप्त है। तो पुनर्विलोकन कर लिया यानी कि उसने अपने स्वयं या उसके पूर्वाधिकारी ने इस अधिनियम
पूरा पढ़ लेते हैं एक बार। आयुक्त ऐसे आदेश का पुनर्विलोकन कर सकता है जिसे उसने स्वयं या उसके पूर्वाधिकारी ने इस अधिनियम के तहत दिए गए अधिकारों का प्रयोग करके जारी किया है। आयुक्त के अधीनस्थ कोई भी पदाधिकारी किसी ऐसे आदेश का पुनर्विलोकन नहीं करेगा जिसे उसने स्वयं या उसके पूर्वाधिकारी ने जारी किया हो। अभी तो ऊपर लिखा है कुछ और, एक मिनट। आयुक्त ऐसे आदेश का पुनर्विलोकन कर सकता है जिसे उसने स्वयं, ठीक है, स्वयं या उसके पूर्वाधिकारी ने इस अधिनियम के तहत किए गए अधिकारों का प्रयोग कर जारी किया हो। नेक्स्ट है आयुक्त। अच्छा, आयुक्त कर सकता है, ठीक है। और आयुक्त के अधीन कोई भी पदाधिकारी ऐसे आदेश का पुनर्विलोकन नहीं कर सकता है जिसे उसने स्वयं या उसके पूर्वाधिकारी ने जारी किया हो। परंतु लिपिकीय भूल अथवा अन्य किसी भूल चूक में सुधार करने हेतु हेतु ठीक है, जो किसी असावधानी की वजह से हुई हो पुनर्विलोकन बिना पूर्व अनुमति के कर सकता है, ठीक है। मतलब आयुक्त जो है पुनर्विलोकन कर सकता है, लेकिन आयुक्त के अधीन कोई भी पदाधिकारी पुनर्विलोकन नहीं कर सकता है, केवल लिपिकीय भूल या कोई भूल चूक हो गया तो पुनर्विलोकन भी इसलिए आता है क्योंकि कभी कभी जजेस भी ऐसे निर्णय दे देते हैं जो उस समय के हिसाब से मे भी सही हो, लेकिन वो सही नहीं होता है, ठीक है। तो पुनर्विलोकन 60 में है, याद हो गया आपको। मतलब रिटायरमेंट से पहले आपने चेक कर लिया कि कहीं हमने कोई गलती तो नहीं ना कर लिया था, उसको सुधार लिया आपने, तो ठीक है। और इससे पहले आप याद कर रहे थे कि ऐसा कौन सा केस है, रिवाइज कर रहा था आप। तो बस 59 हो गया, 60 एक बार दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, खास प्रयोजन के लिए भूस्वामी द्वारा जब भूमि के अधिग्रहण की बात पता चली तो सब कहने लगे छी छी छी, ये तो बहुत गलत है, इसको तीर से हम लोग मार देंगे। 63 हो गया, ठीक है। 6 नंबर अध्याय और 63 नंबर धारा, 63 में नहीं जाना है। 63 में इसलिए नहीं जाना है क्योंकि 6 का बाउंड्री पार नहीं करना है, ओके। उसके बाद देखिए, न्यायप्रिय लोग ही आपका साथ देंगे, साथ से न्यायिक प्रक्रिया। और 54 पंच ही जो है न्याय कौन करता है दोस्तों, पंच करता है। पंच मतलब 5 और 4, ठीक है, पंच करता है। आगे देखते हैं, किसी प्रक्रिया के संबंध में राज्य सरकार नियम बनाएगा। जब देखिए पंच पंच होगा, पंच कौन होगा कौन नहीं, कौन निर्णय बनाएगा, राज्य सरकार बनाएगा। आगे देखते हैं, 55 मतलब बचपन से ही हम देखते आ रहे हैं कि जो रैयत होते हैं उसके विरुद्ध लगातार जो है मुकदमे होते हैं कर वसूली के लिए, लगान वसूली के लिए, ठीक है। बचपन से ही हम देखते आ रहे हैं। फिर उसके बाद उसको अंततः बेदखल कर दिया जाता है दोस्तों, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, अंदर बेदखल नहीं किया जा सकता, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, अपील करना बहुत ईजी काम है, दोबारा अपील लेकिन आप नहीं कर सकते हैं, भले इजी काम है, ठीक है। 58 हो गया। अब 59 में मैंने आपको बता दिया 60 साल होने से पहले, 1 साल पहले जो है पूरा रिवीजन किया आपने कि कौन सा केस था जिसमें आपने अच्छा निर्णय नहीं लिया। उसके बाद 60 साल में ऐसा मिल गया आपको, तो आपने पुनर्निरीक्षण करके पुनर्विलोकन की शक्ति का उपयोग करके आप जो है, तो इसलिए मैं बोलूँगी आपको इंग्लिश वाला भी याद रखें, क्योंकि कभी कभी गलती से मैं भी पुनर्निरीक्षण बोल देती हूँ पुनर्विलोकन की जगह। तो पुनर्विलोकन वाला शब्द संविधान में आपको पता है, ठीक है। तो रिवीजन ठीक है, रिवीजन देखो, RE 2 3 4 5 6 7 8, 8 के करीब है कौन, 9, ठीक है। तो 9 वाला रिवीजन होगा, लंबा वाला। और रिव्यू वाला 60 में है, ठीक है। अब बोलेंगे उल्टा हो गया, तो उल्टा नहीं, 0 है, देखिए 0 के करीब छोटा वाला, 0 लास्ट वाला देखिए, तो रिव्यू। नेक्स्ट आगे बढ़े। अब देखिए 60 के बाद सीधा दिया हुआ 63, वादों पर रोक। इस अधिनियम के अधीन उपायुक्त द्वारा किए गए किसी आदेश को परिवर्तित या रद्द करने के लिए कोई भी वाद न्यायालय द्वारा ग्रहण नहीं किया जाएगा, ठीक है, ओके। 63 में क्या दिया हुआ है कि न्यायालय द्वारा कोई भी वाद नहीं लिया जाएगा, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। 63 में लिखा है, किस में लिखा है, 63 में, 63। तो 63 सुन के लग रहा है कि कैसे सठियाया हुआ नियम है, बस इसको मैं नहीं याद कराऊंगी, आप देख लीजिए। नेक्स्ट दोस्तों, परिसीमा मैंने आपको याद कराया था कि परी नाम की एक लड़की है जिसकी सीमा है कि वो 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जा सकती है, तो ठीक है, इससे याद हो गया। और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा, ठीक है, ठीक 64। तो 64 से शुरू होगा, और 2 ही है इसमें, एक है परिसीमा का सामान्य नियम और एक है परिसीमा का एक सामान्य नियम है, और दूसरा क्या है, बेदखली से संबंधित मुकदमे दायर करने की परिसीमा। परिसीमा में 2-3 परिसीमा है, एक है सामान्य परिसीमा, दूसरा है, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है बहुत, अंदर पहले बढ़ते हैं। परिसीमा सामान्य नियम क्या है, इस अधिनियम के तहत सभी आवेदन जिसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, इस अधिनियम के अन्यंत्र वाद करने के लिए 1 वर्ष के भीतर होना चाहिए, 1 वर्ष के भीतर होना चाहिए, ठीक है। धारा नोट कीजिए, धारा 42 के अंतर्गत आवेदन करने के लिए कोई भी समय सीमा नहीं होगा, अर्थात इस पर परिसीमा नियम लागू नहीं होता है। तो ये एक्सेप्शनल है, तो आपको याद करना होगा, ठीक है। तो पहले हम देखिए 64 में क्या लिखा है, परिसीमा का सामान्य नियम है,
सामान्य नियम क्या है, 1 वर्ष के भीतर किया जाएगा। दूसरा है बेदखली से संबंधित मुकदमा दायर करने का परिसीमा। यदि धारा 14 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत या इसका उल्लंघन करके किसी रैयत को बेदखल किया जाता है तो बेदखली की तारीख से 2 वर्ष के भीतर जो है आवेदन करना होगा। अब 14 वाला मैंने आपको याद कराया था दोस्तों, अगर आपको याद हो 14 में क्या दिया हुआ है, तो 13 में लिखा है कि आप अपनी भूमि का ऐसे उपयोग करेंगे जिससे उसकी वो क्या बोलते हैं, कीमत कम नहीं होनी चाहिए और ना ही वो बंजर होना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो धारा 14 के तहत फिर भी आपको उपायुक्त के आदेश के अधीन नहीं बेदखल किया जाएगा। लेकिन मान लीजिए आपको बेदखल कर दिया जाता है तो बेदखल कर दिया जाता है तो बेदखली की तारीख से 2 वर्ष के भीतर जो है आवेदन करना होगा। ठीक है, उस सेंस में जो है आपको 2 वर्ष के भीतर दायर करना होगा। ये लिखा है 65 में, धारा 65 में। तो पहला तो आपको याद हो गया परिसीमा का सामान्य नियम है। उसके बाद जब आपको बेदखल कर दिया जाता है तो उससे जुड़ा नियम है, और ये क जो है जोड़ा गया है बाद में 65 का, सरकार द्वारा बकाया लगान की वसूली हेतु परिसीमा। अब सरकार द्वारा जो बकाया राशि की वसूली है, सरकार भी भूस्वामी होता है ना, तो अगर सरकार द्वारा बकाया का नियम क्या है, राज्य सरकार बकाया लगान की वसूली जिस कृषि वर्ष से लगान बकाया है उस वर्ष से 10 वर्ष के अंदर लगान ले सकता है। ठीक है, 10 वर्ष के अंदर। राज्य सरकार तो बहुत दिलदार है दोस्तों, क्योंकि उसको 2 टर्म के लिए चुनाव जीतना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऐसे ऐसे ध्यान रखिएगा। तो ये कहाँ दिया हुआ, 65 का में। अब 66 अपील की सीमा। इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपील धारा 57 के तहत, धारा 57 के तहत नियुक्त न्यायाधिकरण या आयुक्त के समक्ष किसी आदेश के विरुद्ध अपील की जा रही है तो आदेश की तारीख से 90 दिनों के भीतर की जाएगी, यानी 3 महीने के भीतर। उपायुक्त या तो देखिए धारा 57 में क्या है, अपील करना बहुत ईजी काम है। ओ नो, तो अपील करना ईजी काम है। ठीक है, तो उस अपील की परिसीमा है दोस्तों, क्या है कि धारा 57 के तहत अगर नियुक्त न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल या आयुक्त के समक्ष किसी आदेश के विरुद्ध जो है अगर अपील की जा रही है तो आदेश की तारीख से 90 दिन के भीतर आपको करना होगा। उपायुक्त या अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष किसी आदेश के विरुद्ध करना है तो आदेश की तारीख से 60 दिन, यानी जितने बड़े ऑफिसर उतना लंबा दिन, और उससे जितना कम हो रहा है उससे कम, तो 90 दिन फिर 60 दिन, दो डेट याद रखिएगा। तो दोस्तों इसको मैं याद नहीं करा रही क्योंकि ऐसे भी मेरे पास कुछ खास ट्रिक नहीं है इसका, और दूसरा मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ज़रूरत है। क्यों, क्योंकि देखिए लिमिटेशन मैंने आपको ये तो याद करा ही दिया कि 8 बजे से 8 में है, 8 से 64 में स्टार्ट हो रहा है, आपको पता है। तो 64 में सामान्य नियम है, ठीक है, परिसीमा का सामान्य नियम है। उसके बाद बेदखली से संबंधित मुकदमा का परिसीमा है, उसके बाद राज्य सरकार द्वारा बकाया लगान वाला है, और लास्ट में है छी दोस्तों, अपील करने में भी सीमा लगा दिया गया, ये तो बहुत गलत बात है। तो इससे याद रखिएगा छी मतलब 6 2 गो है इसलिए 2 बार, और अपील करने की परिसीमा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम बाद में देखेंगे। अगर मेरे पास कोई ट्रिक होगा तो मैं वीडियो बनाऊंगी, अदरवाइज़ दोस्तों वीडियो पॉज करके आप इसको खुद से पढ़ लीजिएगा, इस पर मैंने भी विचार नहीं किया। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगले वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।